नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। काफी समय के बाद हमारी यहाँ पे क्लास हो रही है। आज आपकी दो क्लासेस हैं, कल भी आपकी दो क्लासेस हैं। चारों की चारों जो आपकी क्लासेस हैं उसमें दो क्लासेस ज्योग्राफी की है। ज्योग्राफी की एक क्लास आज होगी, एक क्लास आपकी कल होगी। ये दोनों आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस हैं। उसके बाद हिस्ट्री की कुछ क्लासेस हैं। हिस्ट्री की एक क्लास आपकी आज होगी और एक क्लास आपकी कल होगी। यानी ये 4 क्लासेस मैंने आपकी ऐड कराई है। मैं बढ़िया हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप भी एकदम बढ़िया होंगे। और चलो शुरू करते हैं। चल रिमेनिंग टॉपिक क्या क्या मैं आपको बता दूं। देखिए, एक तो हमें यहाँ पर पढ़ना है पेनिनसुलर रिवर्स कुछ हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा अपना कुछ भी नहीं बचा। लेकिन 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 मैं अपनी तरफ से एक ऐसा टॉपिक आपको देना चाह रहा हूँ जो कि मैं आपको स्पेशल में करा चुका हूँ, वर्ल्ड मैपिंग। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि इसके बिना हमारी ज्योग्राफी जो अधूरी है। हमने शुरू में थोड़ा सा डिस्कशन करा है, बट वो डिस्कशन मुझे नहीं लगता काफी है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस कम आते हैं। बट अगर सच बताऊं तो इससे रिलेटेड चीजें बहुत सारी ऐसी जो डेवलप हो जाती है, जैसे कि आपसे कभी एंडीज का सवाल बना देगा, कभी ओशन वाला सवाल बना देगा। तो ओवरऑल वर्ल्ड मैपिंग मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि आपने पिछला जो टॉपिक अपनी कॉपी में लिख रखा होगा वो कावेरी या फिर पेन्नार वगैरह कुछ लिखा हुआ होगा, बिकॉज जो पिछला सेशन है वो नहीं जो है चल पाया था हमारा। आप उसमें करीब 4 या 5 पेज छोड़ सकते हैं। 4 पेजेस मेरे हिसाब से काफी रहेंगे और अपनी कॉपी में हेडिंग आप डाल सकते हैं। 4 पेजेस आप अभी लीव कर दीजिए, बिकॉज इस समय आप बिल्कुल फ्रेश माइंड आए हैं। तो मैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ आपकी शुरुआत करता हूँ, वर्ल्ड मैपिंग। एक फ्रेश टॉपिक को शुरू करते हैं। जब इसके अंदर सैचुरेशन आ जाएगा तो वापसी में डेटा लिखवा दूंगा। इस डेटा में कुछ भी खास नहीं है। 4 शीट छोड़ दो, 4 पेपर छोड़ दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शीट छोड़ दो, कॉपी अपनी है, पड़े रहेंगे, कोई नहीं, ठीक है। नोट्स आज आप ना बनाएं, नोट्स आप नहीं बना पाएंगे। इनफैक्ट नोट्स आपके नहीं बन पाएंगे, बिकॉज ये जो डिस्कशन है इसे अपने दिमाग में बसाएं, ठीक है। इसे आप डिस्कशन में बसाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो शुरू करते हैं। आपको अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है कि कोई और टॉपिक भी आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे उसे क्वेश्चन टैब में भेज देना। मैं जाने से पहले उसे देख लूंगा, लेकिन क्वेश्चन टैब में सिर्फ वही भेजना जो जेन्युइन टॉपिक है। ऐसे रैंडम रैंडम मत भेज देना कुछ भी, कि मतलब यूपीएससी के टॉपिक मत भेजना, एसएससी के ही भेजना, ठीक है। साउथ इंडिया की रिवर नहीं हुई थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी के लिए उसके 4 पेजेस में बेटा आपके छुड़वा रहा हूँ सुमंता, बिकॉज एक नया टॉपिक जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एंड ये आपकी मैं करा दूंगा, इसकी चिंता मत करो, ठीक है। क्योंकि अभी फ्रेश माइंड आया तो कुछ बेटर हम पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री किस क्लास से स्टार्ट है एक बार आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आपका मान के चलिए 60% क्लासेस या 50% क्लासेस के बाद हुई होगी स्टार्ट। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप पूरे तरीके क्या, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप शांत दिमाग से इधर फोकस करेंगे। आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं आपके लिए कुछ मैप्स इधर से अपलोड कर रहा हूँ। जनरली मैप अपलोड में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप प्लीज बी पेशेंट, थोड़ा सा अपना फोकस बनाए रखें एंड प्लीज बी विद मी। फिर माफी चाहेंगे आपको वेट कराया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ऐसा परेशान आप बिल्कुल भी ना हो। बिकॉज मतलब मैपिंग में हल्का सा टाइम लगता है, बिकॉज अभी आप कंटेंट देखेंगे तो आप बात को समझेंगे। प्लीज बी पेशेंट। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। पेन कॉपी आप छोड़ देंगे और सिर्फ आपको फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर, और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको स्क्रीन की तरफ फोकस करना है, ठीक है। पेन कॉपी आप छोड़ देंगे, सिर्फ आप स्क्रीन की तरफ फोकस करेंगे, बिकॉज जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ वो आपके लिए नोट करना ऑलमोस्ट असंभव है। और कोशिश करेंगे इस सेशन को सिर्फ सुनेंगे और जाने देंगे, पेपर में काम बन जाएगा, विश्वास मानो मेरा। हजारों बच्चों का बना है, आपका भी जरूर बनेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस बैच के अंदर वर्ल्ड मैपिंग की शुरुआत में मैंने 1-2 क्लासेस ली हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स समझाए, शायद आपको याद होगा। कुछ सुपरलेटिव्स वाला मैंने आपको डेटा दिया है। सुपरलेटिव्स का मतलब यहाँ पर ये है कि सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, ये सब डेटा मैं आपको लिखवा चुका हूँ, तो वो आप शुरू में से देख लेना, ठीक है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं एक एक करके आपको वर्ल्ड के रीजन्स पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी आज जैसे मैं आपके साथ जो डिस्कशन करूंगा, मैं इस वाले इलाके का डिस्कशन आपके साथ करूंगा, इस वाले इलाके का डिस्कशन करूंगा, और इस वाले इलाके का डिस्कशन करूंगा, इस वाले इलाके का डिस्कशन करूंगा। ऑब्वियसली जितना आज हो पाएगा उतना आज करेंगे, एंड उस हिसाब से फर्दर हम बढ़ाते रहेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अगर आपको सिलेबस खत्म करने की जल्दी है तो सिलेबस में आपको कुछ भी बचा नहीं है। ये सब मैं आपको अपने पास से बस ये मान के चलिए कि मेरा मन है आपको सिखाने का, और एसएससी की डिमांड है, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। वरना आप ज्योग्राफी के सिलेबस को अगर आप नॉर्मल एसएससी के सिलेबस
सिलेबस से कंपेयर करेंगे तो मतलब आप ये ना सोचे कि अरे सर सिलेबस कितना लंबा चलाओगे, ये आप ही के लिए चलाया जा रहा है बिकॉज दुनिया परेशान है कि सर हम पैसा देते हैं और हमें कंटेंट नहीं मिलता बाहर। यहाँ पर आप मान के चलिए ठीक उल्टा हिसाब है कि आपसे पैसे की बात ही नहीं हो रही और आपको मैक्सिमम कंटेंट देने की जो है कोशिश चल रही है। स्टेपीज, प्रेरीज, डाउन्स, बेल्ट सब कुछ कराऊंगा, चिंता मत करो। चलो ये हुआ नहीं था, ये हुआ नहीं था, आपने इसमें रिवर्स सीज नोशंस कराए थे। नहीं, अभी आपको बता दूं क्या चीज नहीं है आपके लिए यहाँ पर। चलो पूरे तरीके से आप फोकस करें, ठीक है। प्लीज टेक इट पॉजिटिवली बिकॉज इसके लिए हमारी भी एनर्जी, मेहनत, टाइम सब लगता है, तो ये आपके लिए ही करा जा रहा है। तो प्लीज इसे सीखने वाले तौर पे ही समझेगा, इसे ऐसे नहीं यार बर्डन नहीं समझेगा बिकॉज दिस इज नॉट अ बर्डन, दिस इज अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट और अ बोनस। अब प्लीज फोकस करें, कुछ बढ़िया बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि जो हमारा देश है वो ये वाला है और ये देश जो हमारा एशिया के अंदर पड़ता है और इसके पड़ोस में यहाँ पर यूरोप पड़ता है, ये सब बातें हमें पता है। ये आपका अफ्रीका है, उसके बाद ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ तक हम जानते हैं ये आपका अंटार्कटिका है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। और इधर की तरफ आपका ये पोर्शन हमेशा वेस्ट पड़ता है, ये पोर्शन आपका ईस्ट पड़ता है। कभी भी आपको वेस्ट ईस्ट देखना, बस आप एक बार बी लिखेंगे, जो इधर की तरफ है वो ईस्ट है, जो इधर की तरफ है वो आपका वेस्ट है। अभी जो मैं आपके साथ शुरुआत करने वाला हूँ, आप सब जानते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज से हमारे पास बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज में जनरली हम फोकस कर पाते हैं सिर्फ पाकिस्तान पे, चाइना पे, भूटान पे। तो एक ऐसा इलाका है जो कि नेबरिंग कंट्रीज में बच्चा जनरली नहीं पढ़ के जाता, जिससे सवाल बनते हैं, वो है ये वाला इलाका। इस एरिया को बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया। ईस्ट इस वजह से बिकॉज अगर आप एशिया को देखते हो एशिया के ईस्ट में है और एशिया के साउथ में भी है, इसी वजह से इसे बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ से काफी सारे सवाल आपको देखने को मिलते हैं और हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि कहानी यहाँ से कैसे आगे चलती है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको बताएंगे, चिंता ना करें। चलो अब सबसे पहली बात आप ये समझो, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है यहाँ पर, कौन कौन से देश हैं और कौन कौन सी कैपिटल्स हैं और क्या देश कौन से देश से कैसे जुड़ा हुआ है और क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मैं फिर बताता हूँ कौन कौन से देश हैं, उन देशों की कैपिटल क्या है, उन देशों की कुछ खास बातें क्या है, ये बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलो एसएससी वाई की जगह एसएससी व्हाट मांगता है, यानी जैसे इंडोनेशिया सबसे बड़ा आर्किपेलगो है, यानी आइलैंड्स टापुओं का समूह है, ये मांगता है। ये नहीं मांगता कि क्यों है। यूपीएससी का जो मेंस होता है उसके अंदर मांगा जाता है, जैसे प्रीलिम्स जब मेंस के पेपर 1 में सवाल बना था कि बताओ इंडोनेशिया में ही आपको इतने सारे टापू देखने को क्यों मिलते हैं, वो सब क्यों का आंसर यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा बिकॉज वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चलो अब पूरे तरीके फोकस करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसी एरिया को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके। ये आप एक मैप देख पा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ी सी इमेजिनेशन मुझे आपसे चाहिए होगी। वो इमेजिनेशन जो है वो ये है कि ये हिस्सा भारत है, यानी जो हरे वाला टुकड़ा है ये भारत है। और जब भी हम इसे स्टडी करते थे, आपको शायद याद होगा, तो हम ऐसे पढ़ते थे अपना, ये कि ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, या हो गया नागालैंड, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। तो हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं। यानी ये जो फोटो आपको देखने को मिल रही है ये वाली फोटो है। आप सबसे पहले फोटो को समझ पा रहे हैं। यानी यहाँ पर अगर मैं अपनी स्क्रीन से बाहर आ जाऊं और लैपटॉप से बाहर निकल जाऊं इस तरफ, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा अपना पूरा का पूरा भारत। हम सब जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो म्यांमार से टच होता है इधर की तरफ, और इसके अलावा चाइना से भी टच होता है, और भी बहुत सारे देश है जहां से टच होता है, लेकिन जो हमें दिख पा रहे हैं उसमें एक मेन म्यांमार है। म्यांमार को ही बर्मा बोला जाता है और बर्मा को ही म्यांमार बोला जाता है। ये वही इलाका है जहां पर 1857 के रिवोल्ट के बाद हमारे जो आखिरी मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, जिन्हें जफर के नाम से जाना जाता था, उन्हें यहाँ पर भेज दिया गया था और आज जीवन वो यहीं पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा था। अभी जो बर्मा है, याद रखेंगे, इसका जो बाउंड्री हमारे साथ शेयर होता है वो पूरा का पूरा उसे ईस्टर्न बाउंड्री बोलते हैं, क्योंकि इधर ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया पूरा का पूरा बर्मा से घिरा हुआ है। जब आप बर्मा यानी म्यांमार से आगे की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर चीन देखने को मिलता है, चाइना देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग देश देखने को मिलते हैं। जो कैपिटल में लिखे हुए वो देश के नाम है, और जो आपके छोटे में स्टार के साथ लिखे गए हैं वो उसके कैपिटल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ थाईलैंड, तो थाईलैंड जो आपका है ये देश का नाम है, और इसकी जो कैपिटल लिखी हुई है बैंकॉक, वो एक स्टार के साथ लिखी गई है कि बैंकॉक जो है वो एक इसकी कैपिटल हो गई। ठीक इसी टाइप से आपकी जो कैम्बोडिया है, कैम्बोडिया जो है आपका एक देश हो गया, और आपका प्नोम पेन जो है ये आपका क्या हो गया, इसकी कैपिटल हो गई। वियतनाम जो है एक देश हो गया और उसकी कैपिटल हो गई हनोई। लाओस एक देश हो गया जिसकी कैपिटल वियंतियन है, ये इसकी आपकी कैपिटल हो गई। अभी आप आराम से चीजों को सुनते जाएं, अगर आप नोट करेंगे साथ साथ कैपिटल को, कोई फायदा नहीं है। अभी सिर्फ सुनते जाओ, विश्वास मानो मेरा, काम बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, परेशान मत हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं। इससे जब आप इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है। इधर आप आएंगे तो फिलीपींस, आपने सुना होगा फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 2-3 हिस्से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो हरे रंग का है। हरे रंग का जो हिस्सा है वो मलेशिया है। हरे रंग का जो हिस्सा है वो मलेशिया है, और उसके नीचे की तरफ जो आपको हिस्सा दिखता है जो कि पीले रंग का है, ये आपका जगह, ये आपका कहलाता है इंडोनेशिया। यानी याद रखेंगे, ऊपर की तरफ पड़ता है मलेशिया और नीचे की तरफ आपका पड़ता है क्या, नीचे की तरफ पड़ता है आपका इंडोनेशिया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? पक्की बात। चलो एक तो मैप्स में आपको और दिखाता हूं, प्लीज हैव सम पेशेंस।
स्लाइड्स हो सकता है आपकी एक आध सेकंड बाद लोड हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ। देखो इंडोनेशिया में बहुत सारे टापू हैं, बहुत सारे टापू हैं, और एक कमाल की बात आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक जगह देखने को मिलती है, ये इंडोनेशिया है ना, और ये आपका न्यू गिनी है। यानी कहीं ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया किसी से जुड़ा नहीं है। क्या इंडोनेशिया आपका पपुआ भाई से जुड़ा है? आंसर यस है। क्या इंडोनेशिया आपका मलेशिया से जुड़ा है? आंसर यस है। नहीं, ये रिवीजन क्लास नहीं है आपकी रोहित, ये एक नया टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या इस बैच में हो चुका है? आई सपोज नो, ये इस बैच में हुआ तो नहीं है ना? मुझे नहीं याद इस बैच में हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये इस बैच में नहीं हुआ बेटा, तो एक नई क्लास है। हाँ, लेकिन आपने हो सकता है मुझसे कभी ना कभी ये पढ़ रखा हो। यानी इंडोनेशिया जो मल्टीपल कंट्रीज को छूता है, ऊपर की तरफ मलेशिया आता है, इधर की तरफ आपका आता है पपुआ। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया बहुत ज्यादा पास पड़ते हैं। आप इस चीज को नोटिस करें, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया आपस में काफी ज्यादा पास है। अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा है तो उससे ज्यादा कंटेंट मैं आपको दूंगा, इस बार चिंता मत करना। जितना भी आपने मुझसे स्टार्टिंग के कोर्स में पढ़ा होगा उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, चाहे मेरे कितने भी सेशन लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब नोटिस करें कुछ टापू, जैसे कि यहाँ पर आप जावा देख पा रहे हैं, ये जावा आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही बहुत सारे टापू हैं, जैसे आप एक टापू यहाँ पर बाली देख पाएंगे। क्या आप बाली देख पा रहे हैं? थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ आपके लिए। ये सब टापू ऐसे हैं जो कि आपके जैसे देनपसार जो है, देनपसार यहाँ पे, यहीं पे इसका एयरपोर्ट है, बाली का जो एयरपोर्ट है वो देनपसार में है। यानी ये जितने भी इलाके आप देख रहे हैं, ये सब इंडोनेशिया के हिस्से बनते हैं। और जब आप मान लेते हैं कि अभी फ्यूचर में घूमने जाएंगे, बिल्कुल ऊपर वाला करे आप पूरी दुनिया घूमे, हाँ बिल्कुल मैं बाली घूमने गया हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने इंडियंस है ना, उतने ही आपको ऑस्ट्रेलियंस भी देखने को मिलता है। यानी आप जहां पर भी रुकेंगे तो पूरे चांस है कि 40-50% इंडियंस होंगे और बाकी 30-40% जो होंगे ऑस्ट्रेलियंस होंगे। तो मतलब ये एक ऐसी जगह होगी जो दोनों के कॉमन हो गई। इंडोनेशिया लार्जली एक मुस्लिम कंट्री है, हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। बट कुछ टापू ऐसे हैं जैसे कि बाली एक्सेट्रा, जो कि हिंदू टापू है। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब और इंपॉर्टेंट बात कुछ आपसे करते हैं। आप यहाँ नोटिस करेंगे तो एक लाइन जा रही है जिसे आप इक्वेटर बोलते हैं। आप नोटिस करें इक्वेटर जो है सिर्फ एक ही देश से पास हो रहा है, ध्यान से देखो। यानी ना ही ये मलेशिया से पास होता है, ना ही वियतनाम, और बाकी सब तो बिल्कुल ऊपर होगा। यानी इक्वेटर पासेस ओनली फ्रॉम इंडोनेशिया। यानी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ इंडोनेशिया से पास होता है। तो ये भी पेपर का सवाल बनता है कि इनमें से किससे जो है आपका पास होता है इक्वेटर। ऑप्शन देता है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ऑप्शन देता है और आपका आंसर जो होता है इसका इंडोनेशिया होता है। ये अभी आपको इजी लग रहे हैं सवाल, लेकिन जब आप पेपर में इन्हें पहली बार देखोगे नहीं बल्ले पड़ेंगे, बिकॉज ये मुश्किल सवाल है। और आगे चलते हैं, कुछ और चीजें मैं आपको समझाता हूँ। स्लाइड्स थोड़ी थोड़ी लेट लोड होंगी, तो आप पेशेंस प्लीज बनाए रखें। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। क्या आप इरावडी देख पा रहे हैं? यहाँ पर इरावडी, ये इरावडी एक ऐसी नदी है जो कि म्यांमार से होते हुए जाती है। आप अगर ध्यान से देखते हो तो म्यांमार से होते हुए नीचे की तरफ जा रही है, ध्यान से देखो। यानी ये लाइफलाइन ऑफ म्यांमार कहलाती है साउथ एशियन में या वर्ल्ड लेवल में। ये साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर इंडोनेशिया, वर्ल्ड में काफी सारे और भी देश है जिनसे इक्वेटर पास होता है। यानी इरावडी जो आपकी है ये लाइफलाइन ऑफ म्यांमार कहलाती है। पेपर का आपका सवाल ये वाला ऑलरेडी बन चुका है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करता हूँ। अगर मुझे इसके अंदर लाइफलाइन का मतलब होता है जो कि इसे जीवन दान देती है। जैसे कि अगर गंगा है तो गंगा इंडिया की लाइफलाइन कही जा सकती है, बिकॉज जो गंगा है उसकी वजह से ही हमारा नॉर्दर्न प्लेस वगैरह सब टिका हुआ है। यहाँ पर शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, मेकोंग आप नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, एक नदी आती है चाइना की तरफ से, ऊपर की तरफ से, और इसे बड़े ही ध्यान से आप देखना। ये यहाँ पर मैक्सिमम देशों में होते हुए जाती है। यानी लाओस जाएगी, यहाँ पर भी आप मेकोंग देख पा रहे हैं, लाओस की तरफ जाएगी और उसके बाद थाईलैंड को भी टच करते हुए जाएगी। उसके बाद नीचे कैम्बोडिया की तरफ जाएगी, आप देख पा रहे हैं कैम्बोडिया जाने के बाद ये आपके वियतनाम की तरफ चली जाएगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी नदी होगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। अब ये सब बातें आपको रैंडम लग रही होगी, सर पता नहीं आप क्या बोले जा रहे हो। एक तो सर हमें समझ नहीं आ रहा कुछ, एक हमें याद तो कुछ हो ही नहीं रहा, कद्दू भी याद नहीं हो रहा हमें, तीसरा आप बहुत स्पीड में बोल रहे हो और हमें कुछ मजा नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ ये सब बातें मैं आपकी समझता हूँ। सुकून से बस बैठे रहे, सुकून से बैठे रहे, मेरे साथ चले और धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। इट टेक्स टाइम, याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये यहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने लॉन्गेस्ट नहीं कहा, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला। आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप शाबाश। चलो आगे चलते हैं। एक छोटा सा इलाका मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों मैप में। आजकल मेरा मन नहीं करता पढ़ाई का, 2 दिन से बंद हो गया। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। जब हम अपने जमाने में पढ़ाई करते हो, पढ़ाई का किसका मन करता है? किसी का नहीं। मेरा तो जिंदगी में नहीं करा कि मैं पढ़ूं बैठ के। आपका मुझे पता नहीं, मतलब मैं, अगर आप मुझे कहोगे वॉलीबॉल या पढ़ाई, वॉलीबॉल। टेबल टेनिस या पढ़ाई, टेबल टेनिस। आराम या पढ़ाई, आराम। टीवी या पढ़ाई, टीवी। कुछ नहीं या पढ़ाई, कुछ नहीं। एज सिंपल एज दैट। लेकिन पढ़ना पड़ता है। जैसे आपकी फैमिली में जो आपके सीनियर्स है वो जॉब पे जाते हैं, भले उनका मन ना हो, ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है। इट इज योर ड्यूटी। अब ध्यान से आप इधर देखो। लाओस की कैपिटल आप देख पा रहे हैं, वियंटियन आपको दिख रही होगी। थाईलैंड की कैपिटल आप देख पा रहे हैं, बैंकॉक आपको दिख रहा होगा। थाईलैंड में एक जगह आपको दिख रही होगी यहाँ पर, फुकेट। फुकेट आप देख पा रहे हैं, फुकेट आप देखें।
ये फुकेट आपका है। ये फुकेट बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जनरली लोग बैंकॉक जाते हैं, फुकेट जाते हैं और भी पटाया वगैरह कुछ इलाके पड़ते हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं। अरे भैया क्या कह दिया तुमने। चलो ये तो सबका अपना अपना है, कोई बात नहीं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। चलो आगे चलते हैं भैया। चलो, a person is not an object, keep this in mind always। अब आगे चलते हैं, पूरे तरीके आप फोकस करें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से आप बात को समझें। कुछ और चीजें मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। क्या अभी तक आप ये बात समझ चुके हैं? रुकिए मैं आपके लिए कुछ नोट्स भी तैयार कर देता हूँ। देखो, क्या ये बात आप समझ चुके हैं कि जो वियतनाम है उसकी कैपिटल क्या है? अर्ज करें। और इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ, थाईलैंड की कैपिटल क्या? आपके नोट्स साथ साथ मैं तैयार कर देता हूँ। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। थाईलैंड की कैपिटल? बैंकॉक। लाओस की कैपिटल? वियंटियन। कैम्बोडिया की कैपिटल? बर्मा। म्यांमार की कैपिटल? म्यांमार। नेपिडॉ इसे बोल सकते हैं, नेपिडॉ बोल सकते हैं। ये 5 देश है जो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया की कैपिटल? जकार्ता। और इसके साथ साथ एक इनकी प्रपोज्ड कैपिटल है, वो है बोर्नियो। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल कुआला लंपुर। जितनी भी फ्लाइट्स जाती हैं हमारे देश से इंडोनेशिया, मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स जो हैं जाती हैं मलेशिया से होते हुए कुआला लंपुर। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। अब कुछ और डिस्कशन आपके साथ में कर लेते हैं। प्रपोज कैपिटल इज आपका बोर्नियो। अब कुछ और चीजें बात कर लेते हैं। एक और जगह जैसे सिंगापुर बोलते हैं, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर खुद ही है, याद रखेंगे। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, तो ये आपका आंसर सेम चलता है। अब कैम्बोडिया की जो कैपिटल है इसे प्नोम पेन आप बोल सकते हैं। फ नहीं आता, इसमें प की आवाज आती है। पेनोम पेन आप बोल सकते हैं इसे, प्नोम पेन आप बोल सकते हैं इसे। मलेशिया की कैपिटल कुआला लंपुर है। कोई डाउट तो नहीं है आपको स्क्रीन पर? एक बार आप मुझे बता सकते हैं भाई। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। इंडोनेशिया की 2 कैपिटल है, जिसमें एक जकार्ता है जो कि इसकी कैपिटल है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, जकार्ता जो टापू है ना वो हल्का नीचे होता जा रहा है और इन्हें ये डर है कि फ्यूचर में तबाही ना आ जाए, तो इसकी वजह से अपनी एक और कैपिटल भी साथ साथ तैयार कर रहे हैं जो कि आपकी बोर्नियो। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इसे देखो, ये है हनोई, ये है बैंकॉक, ये है वियंटियन, ये है आपका पेनोम पेन या फिर प्नोम पेन, ये है नेपिडो या फिर नेपिडो, दोनों में से जो बोलना चाहे। बोर्नियो, जकार्ता, कुआला लंपुर और सिंगापुर को सिंगापुर ही आप बोलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज को आप नोटिस करें यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन कैपिटल्स को आप अरेंज करके दिखाओ, तो क्या सबसे ऊपर वाली जो कैपिटल आपको यहाँ पर दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो सबसे ऊपर आपको कौन सी कैपिटल दिख रही है? क्या आपको हनोई दिख रही है? सबसे ऊपर आपको हनोई दिखेगी। उसके बाद आपको नेपिडो दिखेगी। अगर आप देखो ध्यान से देखते हो, ये हनोई, नेपिडो ऊपर है, या कौन सी ऊपर है बताओ? डिफिकल्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, बिल्कुल नेपिडो सही लिख रहा हूं मैं? ठीक है भाई, अपना दिमाग लगाए रखना, मैं बीच में 1-2 चीजें जान के गलत बोलूंगा। इसके बाद बताएं, गेस वर्क करें। हनोई अपना हो चुका है और नेपिडो आप कह रहे हैं हो चुका है। नेपिडो कहाँ है भैया? नेपिडो, वियंटियन। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? ये भी कैंसिल कर दूं और इसके अलावा आपका ये भी कैंसिल कर दूं। बैंकॉक बचा, ये बचा और ये बचा। बताओ क्या फिट करें? बैंकॉक और PHNOM PE प्नोम। सर एक बार ना हाई लेवल पेपर उठा लेना है, मुश्किल शिफ्ट उठा लेना। ये शिफ्ट जब भारी बनती है तो वहां पे आपके सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ और डिस्कशन आपके साथ करते हैं, बड़े ही ध्यान से आप समझना। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया से एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि मैरीटाइम भी है और जो कि आपकी मेनलैंड भी है। मतलब क्या? ध्यान से बात को समझो, इसका मतलब क्या? सुकून से मेरी बात को समझना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यानी जो इंडोनेशिया है ना, देखो इंडोनेशिया कुछ टापू, कुछ तो ऐसा इलाका जो मैरीटाइम यानी जो समुद्री हो गया, कुछ ऐसा जो पूरे एशिया से कनेक्टेड है। यानी इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो कि कनेक्टेड भी है फिजिकली एशिया से और नहीं भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडोनेशिया से इक्वेटर पास नहीं होता है। रंगून किसी की भी कैपिटल नहीं है। पहले जो बर्मा था उसे आप रंगून कहते थे। मैं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया होगा। जो आपका मलेशिया है, मलेशिया आपका साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टेड भी है और इसके अलावा नहीं भी है। यानी मलेशिया से आपका जो इक्वेटर है वो पास नहीं होता है। क्या सब मैंने करेक्शंस कर दिए? एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जितने भी देश आप देख रहे हो सबके पास समुद्र है। ध्यान से आप देखो,
यानी इंडोनेशिया के पास, इसके पास, इसके पास, इसके सबके, लेकिन लाओस के पास नहीं है। ये पेपर का सवाल बनता है। ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज लाओस। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये बाकी सभी कंट्रीज के बॉर्डर्स को टच करता है। देखो यहाँ से भी टच हो रहा है, यहाँ से भी टच हो रहा है, यहाँ से भी टच हो रहा है, यहाँ से भी टच हो रहा है। यानी ये लैंडलॉक्ड जो है लाओस है। आप अपनी कॉपी में चाहे नोट कर सकते हैं, चाहे अभी चाहे बाद में, ठीक है। मैं उम्मीद करूँ आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन आपके साथ करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सिंगापुर आप समझ चुके होंगे। सिंगापुर कौन से देश से फिजिकली जुड़ा हुआ है, आप ध्यान से देखें। सिंगापुर जो है वो मलेशिया से जुड़ा है। कुआलालंपुर आपको यहाँ देखने को मिलता है। कुआलालंपुर के बहुत ज्यादा पास है सिंगापुर। सिंगापुर देखने में बड़ा छोटा है लेकिन बहुत कॉस्टली इलाका है। और सिंगापुर में ये है कि मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई है। तो अगर आप यहाँ कभी घूमने जाएंगे तो होटल्स वगैरह जो है बहुत महंगे होंगे। मतलब एक नॉर्मल होटल आपको 10,000, 15,000, 20,000 इस टाइप से मिलेगा। एंड चीजें महंगी है यहाँ पर। बट अगर आप मलेशिया जाते हैं, आप दुबई जाते हैं, आप इंडोनेशिया जाते हैं, तो ये सब इलाके जो है सस्ते हैं। दुबई भी आपका ऐसा माना जाता है कि आप कम पैसों में भी घूम के आ सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी लगा सकते हैं। दुबई में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। बाकी मलेशिया की और इंडोनेशिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी कम है। जी हाँ, दुबई में भी आप मान के चलिए कि अगर आप कम पैसों में जाना चाहें तो आप घूम के आ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। थाईलैंड आपका ये वाला है। ये जो आपको मेहंदी रंग का दिख रहा है आपका थाईलैंड है। ये पूरा आप देखिए, ये आपको थाईलैंड है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से इनफ होंगे। आप बस उसे रिवाइज करें यहाँ से और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। दोबारा आप कुछ भी ना लिखें। एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, प्लीज चीटिंग ना करें, क्योंकि आप में से कई सारे लोग पिछले जो नोट्स हैं कई सारे लोग पिछले नोट्स खोल के बैठे होंगे। जो एक देश है जिसका नाम ब्रूनी है, इसकी कैपिटल क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी आपका नन ऑफ दीज। आंसर इसका कुछ नहीं है। आंसर इसका बंदर सेरी बेगावान। किस किसने जिंदगी में पहली बार सुनी है? बिकॉज ये बहुत रैंडम सवाल माना जाता है। बंदर सेरी बेगावान जो है ये ब्रूनी की कैपिटल है। ये तो जबरदस्ती में परेशान कर रहा था बस आपको। बंदर सेरी बेगावान, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर है ब्रूनी। देखो थोड़ा सा घूरो, मैं बताता हूँ आपको, पक्का दिखेगा। हल्का सा मतलब हिंट देता हूँ, वाटर के कलर का होगा। देखो छोटा सा, मलेशिया में देखो, खुद देखोगे ना तो अलग मजा आएगा। देखा? यानी ये जो है आपका मलेशिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसकी कैपिटल बंदर सेरी बेगावान है। आप इसे बंदार बोलो या बैंदार बोलो, अपने लिए बंदर ही रहेगा। तो बंदर से आप इसे सादे तरीके याद कर सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पाई। ये आपको पता होना चाहिए। फिलीपींस की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है? मनीला है। ये भी सवाल आपका पेपर का बनता है। आगे चलते हैं, कुछ और बात आपके साथ करते हैं, ध्यान से समझना। ओनली कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया जिससे आपका इक्वेटर पास होता है इज इंडोनेशिया। ये पेपर का सवाल आपका बनता है। अब कुछ वाटर बॉडीज पे हम फोकस करते हैं, जरा ध्यान से देखें। एक आपको यहाँ पर दिखेगी साउथ चाइना सी। ये डिस्प्यूटेड इलाका है बिकॉज चाइना कहता है कि ये पूरा सी जो है मेरा है। मैं पॉइंट्स तो लिखवा दूं, ठीक है, आप चिंता ना करें। अभी आप एक बार पहले सुन लो, फिर मैं आपको पॉइंट्स लिखवा दूंगा। साउथ चाइना सी, चाइना कहता है पूरा का पूरा मेरा है, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि जो यूएन क्लॉज है उसके हिसाब से ये आपका नहीं है। यानी जो चाइना है वो एक लाइन को मानता है, जिस लाइन को हम बोलते हैं 9 डैश लाइन। ये 9 डैश लाइन क्या है? ये 9 डैश लाइन आपकी ये है। आप देखें डैशेस को गिनेंगे तो आपको 9 डैश दिखेंगे। चाइना कहता है कि जो भी 9 डैश लाइन के अंदर आता है वो सब कुछ मेरा है। लेकिन जो बाकी देश हैं वो कहते हैं कि 9 डैश लाइन जैसा कुछ नहीं है। यूएन क्लॉज जो है उसके हिसाब से हम सबको इस पानी का बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये यूएन क्लॉज क्या है जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ? UNCLOS। ये है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये आप ध्यान रखेंगे। एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म नहीं है तो यूएन क्लॉज इसे बोलते हैं। यूएन क्लॉज आप इसे बोल सकते हैं। ये कहता है कि जो लॉ ऑफ द सी है ये बेसिकली इसके हिसाब से सबको बढ़ेगा। 9 डैश लाइन का कोई बेस नहीं है। ये चाइना कहता है कि मैं तो शुरू से ही मानता हूँ। समझ रहे हो? जैसे कि एक आप गली में खेलने जाते हो, आपको बॉलिंग मिल जाती है बिना टॉस करे, तो आप पूछते हो क्यों? वो कहता है मैं तो शुरू से ही बैटिंग करता हूँ। यानी सच में वही लॉजिक है और कोई यहाँ पर इसका लॉजिक नहीं है। हमें एक बात समझनी होगी, हम कहाँ लैक करते हैं। वी फाइट विद चाइना, we talk about China, China talks about us, China fights with us, but China और भी जगह फोकस कर रहा है, हम सिर्फ यही काम कर पा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यानी हम भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहा है, लेकिन वो साथ साथ में बहुत आगे निकल गया। अभी देखो आपको समझना होगा कि चाइना भले डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन चाइना के पास बहुत कुछ है। एक तो एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। देखो यहाँ अपनी पकड़ बना रखी है ना उसने, वो मतलब आप बात को समझो। सिंपली हमेशा ये मत कहो कि अरे नहीं नहीं सर चाइना तो बेकार है, कुछ नहीं है, तुच्छ है, ऐसा नहीं कहते। समझदार वही है जो अपने दुश्मन की ताकत को समझ के लड़ने जाए। चाइना ने बहुत कुछ अपने कब्जे में ले रखा है।
चलो आगे चलते हैं। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात जो है समझ पाए, बंदर सेरी बेगवान वाली बात आप समझ पाए हैं। वो डेवलपमेंट भी कर रहा है। ज्योग्राफी कितनी क्लासेस होंगी? ज्योग्राफी की अभी तो 2 क्लासेस कराई हैं। मैं जहाँ तक है कम से कम 1 या 2 क्लासेस और लेने वाला हूँ आपकी, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, इसी महीने में 2 क्लासेस और लूंगा मैं। अब ध्यान से आप देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फिलीपींस है उसकी कैपिटल तो हम समझ चुके हैं। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है। और इसके अलावा आप ये भी समझ चुके हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है, ये तो हम लिख चुके हैं अपने पास। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनते हैं। ये जितने भी देश आपने देखे हैं ना, ये सब एशियन का हिस्सा पड़ते हैं। अभी जो भी हम साउथ ईस्ट एशिया में देश देख रहे हैं, ये आपके कितने देश है, कोई बता सकता है? एशियन में कितने देश आते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें 10 देश आते हैं। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? जकार्ता में है। अरे सर, अब लगा है कि हम सही करा, सेशन में आ गए। अभी तक तो हमें लग रहा था हम टीवी देख रहे हैं। अब हो रही है एसएससी की पढ़ाई। यानी एशियन जो है, इसे एशियन नहीं बोलते, इसे एशियन ही बोला जाता है। ये 10 देशों का ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब कुछ इलाके मैं आपको मैप में दिखाना चाहूंगा, कृपया आप उन पे फोकस करें। ध्यान से मेरी बात को आप समझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून। देखो, क्या आपको कोको चैनल दिख रहा है? ये पेपर का सवाल है पहली बात तो। अब लोकेट आपको करना है, मैं कभी भी डायरेक्टली उस पर पॉइंट आउट नहीं करूंगा, जिससे आप फोकस करें, कोशिश करें, ढूंढा करें। जैसे ही मैंने बोला ढूंढो। यानी कोको चैनल अगर आपको दिख रहा है तो कोको चैनल पड़ता है अंडमान आइलैंड के और आपका म्यांमार के बीच में। पेपर का सवाल बन चुका है, यानी इंडिया और म्यांमार के बीच में पड़ता है आपका कोको चैनल। इसी तरीके जब आप नीचे की तरफ आते हो तो निकोबार के और ग्रेट निकोबार के और आपका इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है ग्रेट चैनल। याद रखेंगे, ग्रेट चैनल जो है वो इंडोनेशिया के साथ हमारा चैनल है, मलेशिया के साथ नहीं है। इसी तरीके जब आप बात करते हैं अपनी इंडोनेशिया की और मलेशिया की, तो इनके बीच में से एक ऐसा स्ट्रेट जाता है जो कि दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट में से है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है ये, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये आपका इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। मैं आपको फिर बताता हूँ। अंडमान निकोबार में अगर मैं आपको कहता हूँ कि कौन सा ऐसा इलाका है जो कि हमें म्यांमार से टच करता है, तो हम कहेंगे म्यांमार से हम ऊपर की तरफ से टच करते हैं और उस इलाके को हम कोको स्ट्रेट या कोको चैनल बोलते हैं। दोनों चीजें आपको लिख के दिख सकती है, दोनों बातें सेम है। जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रेट चैनल देखने को मिलता है। ये भी पेपर का आपका सवाल है। और ये आपका निकोबार आइलैंड्स यानी इंडिया के और आपका किसके बीच में है? इंडोनेशिया के बीच में। नहीं, इसकी डिग्रीज आज तक नहीं पूछे गए, बाकी आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, आज तक सवाल नहीं बना। चलो, इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये आपका मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आपका पड़ता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी बात अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों। 9 डैश लाइन आप अच्छे से समझ चुके होंगे, वो आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रही, बट 9 डैश लाइन मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी। कुछ ये है 9 डैश लाइन, अगर आपको आमतौर पर बताऊं, यानी जितना साउथ चाइना वाला एरिया है वो सब चाइना कहता है मेरा है, अकॉर्डिंग टू 9 डैश लाइन। तो ये सवाल बन सकता है कौन से सी पे कब्जा करने के लिए बात कर रहा है, तो ये 9 डैश लाइन है, ध्यान रखेंगे, दिस इज 9 डैश लाइन। इसके बाद एक और चीज का आप यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ नाम मैं आपके लिए लोकेट करता हूँ। इसमें आपको जो है, मैं देखूं जरा दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा। हाँ, सबसे पहले ये देखें कि जो हमारा देश है वो इंडोनेशिया के कौन से टापू से जुड़ा है। आंसर होता है उसका सुमत्रा। आपने सुना होगा सुमत्रा, जावा, ये सब आइलैंड्स हैं इसके। तो सुमत्रा आइलैंड वो आइलैंड है जो कि हमारे देश से कनेक्टेड है, यानी निकोबार आइलैंड जो है सुमत्रा आइलैंड से कनेक्टेड है। इंडिया और ग्रेट चैनल वो इलाका है पानी का जो इंडिया और इंडोनेशिया को अलग अलग करता है। इसी तरीके जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको काफी इलाके से बोर्नियो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। और एक दो नाम मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे अभी तक दिखे नहीं है, हो सकता है छुप गए होंगे वो, उनके बारे में मैं आपको ऐसी ओरली बता देता हूँ। देखो, जो इसकी कैपिटल है ना, जकार्ता, ये पेपर पूछ सकता है कहां पर है। ये आपकी है जावा आइलैंड पर, ये ध्यान रखना, जावा आइलैंड पर है, ये ध्यान रखना है। मैंने आपके लिए लिख दिया बेटा। आप हो सकता है सानंद थोड़े से लेट आए हो, मैं जानता हूँ, रिवर्स सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ, आप चिंता ना करें। जावा है, उसमें हो सकता है मैंने ना देखा, आज मेरा फोकस फिर या तो कम हो गया है, ऐसा हो सकता है। कनेक्टेड नहीं है, सेपरेटेड है शुभम, सेपरेटेड है। कनेक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हमें कनेक्ट करना है तो यहीं से कनेक्ट करेंगे। चलो आगे चलते हैं, कुछ और बात आपके साथ कर लेते हैं। कि आपको सेलेब्स सी दिख रहा है? सेलेब्स सी, ये कौन से 3 देशों के बीच का समुद्र है? देखें जरा, मलेशिया, इंडोनेशिया और आपका फिलीपींस। 4 ऑप्शन देगा, चौथा ऑस्ट्रेलिया डालेगा, जो कि गलत आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पाए, पक्की बात। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। कुछ और डिस्कशन आपके साथ करते हैं। एक और इलाका है जो शायद आपको यहां दिख रहा होगा, मकसर स्ट्रेट, ये छुप गया है थोड़ा। ये मकसर स्ट्रेट जो है ये इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है। बहुत रैंडम सवाल आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, आप कह रहे हो सर क्या पढ़ा रहे हो, ये है क्या ये सब? विश्वास मानो मेरा, विश्वास मानो, साथ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है, सुकून से सुनते जाओ, सब काम बन जाएगा। जब पहली बार मैंने स्पेशल क्लास में पढ़ाया था ना, ऐसा हाल हो गया था बच्चों का, ऐसा हाल हो गया था कि बस क्या बताऊं मैं।
तबाही आ गई थी। लेकिन जब मैंने वो सीरीज पूरी करी थी ना, तो कई महीनों तक बच्चों ने आके कहा था कि सर ये होती है सीरीज और ये आपने कंटेंट हमें दिया है बढ़िया। तो पहले दिन तो ऐसा हो गया था कि खत्म हो गया था सब, लेकिन धीरे धीरे जो है चीजें इनकी कंट्रोल में आती है, कुछ टूट गए और कुछ जीत गए, यही दो ऑप्शन थे हमेशा। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए। मैस्करीनिस हाई अलग चीज है। देखो जो मैस्करीन्स होते हैं, मैस्करीन्स, तो वहां पर पड़ता है मैस्करीनिस हाई, ये अलग चीज है, ये इंडियन ओशन के अंदर टापू पड़ेंगे, ये अलग चीज है। और जो आपका मकासर स्ट्रेट है, ये आपका इंडोनेशिया के बीच की वाटर बॉडी हो गई, इंडोनेशियन वाटर बॉडी। समझ पाए हैं आप बात? नहीं, वो मैं आपको यहाँ से करा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको क्लासेस पसंद आई। ये मैस्करीनिस आइलैंड्स है अपने आप में, और वो जो है वाटर बॉडी है, दोनों में फर्क आप समझिए। मैस्करीन्स आइलैंड जो है ये आपके इंडियन ओशन में पड़ते हैं, और यहीं पे जो हाई प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से यहाँ से विंड्स उठ के जाती है सोमालिया की तरफ, वहां से टकराकर इंडिया की तरफ होती है। एक बार आप चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे आप एक बार क्लाइमेट, वहां पर आपको ये डेटा मिल जाएगा। 3 नदियां हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहली नदी जो है आप यहाँ पर देखेंगे, जिसका नाम है मेकोंग। मेकोंग क्या आप सभी को दिख रहा है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अमन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज्यादा हाई लेवल भी नहीं जाएंगे हम, क्योंकि सिर्फ डेटा डेटा पर नहीं खेलते, थोड़ा सा हम एसएससी से 1-2 लेवल ऊपर तक चले जाएंगे। आप सब अगर मेकोंग को ध्यान से देख रहे हैं, तो क्या ये चाइना से ओरिजिन होता है इसका? ये आपने सवाल पूछा पायल, जिसका आंसर यस है। यानी ये पेपर का सवाल बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया को कवर करते हुए जाती है, और ओरिजिन जो है इसका क्या होता है? चाइना से होता है। यानी कहानी कुछ ऐसी कि सबसे पहले तो चाइना से शुरू होगी। अब आपको लाओस थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, फिर ये आती है किसके बॉर्डर पे? इधर म्यांमार पड़ेगा और इधर लाओस पड़ेगा, ध्यान से देखें, और इसके बीच में से निकल के आएगी इस टाइप से बॉर्डर पे से, ध्यान से देखो। फिर ये एक्चुअल में इन दोनों के बीच का बॉर्डर ही बनाती है, यानी ये नदी ही इन दोनों के बीच का बॉर्डर है। इसी तरीके जब ये आगे चलेगी तो लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर ये बनाती है, ध्यान से आप देखें। यानी अब ये बॉर्डर बनेगा थाईलैंड का और लाओस का, ये बॉर्डर बनेगा, ध्यान से देखें। उसके बाद ये फाइनली कैम्बोडिया के अंदर चली जाती है, कैम्बोडिया के अंदर की तरफ चली जाती है। उसके बाद वियतनाम चली जाती है, ध्यान से आप देखें। यानी एक्चुअल में ये पांचों देशों को छू लेती है, म्यांमार को, लाओस को, थाईलैंड को, कैम्बोडिया को, वियतनाम को। बट सर ये मलेशिया नहीं जाती, भले ही मलेशिया इससे जुड़ा हुआ है। इंडोनेशिया नहीं जाती, क्योंकि इंडोनेशिया तो वैसे ही अलग है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो नदी है भले ही सब देशों को कवर करती है, लेकिन मलेशिया नहीं जाती। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? यानी अगर मैं आपको फिर से मैप दिखाता हूँ, तो कुछ कहानी ऐसी है कि ऊपर से आएगी, देखो ध्यान से देखना, ये बॉर्डर बनाएगी, फिर ये बॉर्डर बनाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से इधर की तरफ चली जाएगी। ये मैप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बॉर्डर कैसा बना है? वो चाइना से आई, ये बॉर्डर, फिर ये बॉर्डर, फिर उसके बाद कैम्बोडिया, फिर कैम्बोडिया के बाद वियतनाम। म्यांमार बॉर्डर पे जाती है, एग्जैक्टली नहीं जाती, बॉर्डर बनाती है। जैसे होता है कई नदियां बॉर्डर बनाती हैं, जैसे आपने बजरंगी भाईजान में देखा होगा कि जब वो मुन्नी कहते हैं जय श्री राम माँ माँ, तो उस केस में वो नदी के ऊपर ही खड़े होते हैं हमारे जो सलमान भाई हैं, और अपनी काली शॉल उतार के वापसी भाग आते हैं, एज इफ मतलब देख रहे हो रिस्क तो है। ये बात उन्होंने उस समय नहीं सोची कि वो बॉर्डर पे है, पार्क में नहीं है, लेकिन सलमान भाई है, कुछ भी कर सकते हैं वो। सही है, बॉर्डर पे लोग नहीं थे और सलमान भाई के पास गाड़ी नहीं थी। थोड़ा बहुत ऐसी बातें करनी पड़ती है जिससे आप फोकस अपना जो है बना पा रहे हैं। बना गाड़ी होती तो आपको पता ही है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं थी। लोग हैं तो क्या हुआ, बिछा देंगे। खैर आगे चलते हैं। अब फोकस वापसी बनाते हैं, थोड़ा सा बात करना जरूरी होता है जिससे आपका फोकस जो है बना रहे। ध्यान से देखो, क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? देखें जरा ध्यान से मेकोंग को कैसे बॉर्डर बना रही है। यहाँ से ये आई, ये बॉर्डर बनाया, यहाँ लाओस में थोड़ी सी फिर बॉर्डर बनाई, बॉर्डर बना के यहाँ कैम्बोडिया में, कैम्बोडिया के अंदर जाने के बाद ये जो है इधर की तरफ चली गई। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? ये साउथ चाइना सी में जाएगी। चलो आगे चलते हैं। म्यांमार बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर म्यांमार में नहीं जाती, म्यांमार और लाओस का बॉर्डर बनाती है। अगेन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मैप सीरीज आप यहीं से करें, आते ये इसी क्लास से आप करें। क्या यहाँ तक आप बात दोस्तों समझ पाए अच्छे से? एक और नदी है जिसके बारे में आपको बताता हूँ, इरावडी। इरावडी आप समझ चुके हैं, म्यांमार से ही जुड़ी है, ध्यान रखेंगे, ये आपकी म्यांमार से ही जुड़ी है। और एक और नदी आप अगर यहाँ ध्यान से देखते हैं, आपको मैं देखता हूँ इस मैप में मिल पाए तो अच्छी बात है। क्या आपको एक और नदी दिख पा रही है यहाँ पर? ध्यान से देखें, बताएं, कंफर्मेशन देंगे। मैं भी आपके लिए देखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको साफ दिख जाए किसी और मैप में, मैं मैप ढूंढ रहा हूँ। सैल्वीन नदी आपको दिख पा रही है क्या? बहुत ही कम क्लियर है, मजबूरी है, देखो मजबूरी। सैल्वीन नदी अगर आपको दिख रही है तो ये भी आप मान के चलिए, ये भी म्यांमार से ही जुड़ी है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ये भी आपकी मिल्ली म्यांमार से जुड़ी है, थोड़ी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी थाईलैंड से जुड़ी है। बस ऊपर ऊपर से ध्यान रख लेना यानी ऐसे जाती है और फिर वापसी आ जाती है, ऐसे आप समझ सकते। कोई बात नहीं, ब्लड है, कॉन्सेप्ट अपना डेवलप कर लेते हैं। ये तो आप बात पूरी समझ पाए, लेकिन थोड़ा सा और हाई लेवल जाने का मेरा मन है।
लाओस लैंडलॉक कंट्री वो होती है चीकू जिसका ओपन सी से एक्सेस नहीं होता, उसके अंदर नदियां हो सकती है, जैसे भूटान के अंदर नदियां हैं, मानस नदी वहां से आती है, नेपाल के अंदर नदी है, शारदा नदी, काली नदी, कोसी नदी, लेकिन वो ओपन सी तक नहीं जा सकते, वो लैंडलॉक की डेफिनेशन होती है। ज्योग्राफी जी के पूरा नहीं हो पाया। सजेशन आप शुरू रहेगा निरंजन, आप शुरू से शुरू करें, बाकी जाने से पहले आपसे बात करेंगे, अभी के लिए आप थोड़ा सा टाइम दे मेरे को। देखो भाई फोकस करो, फोकस अपने को नहीं हटाना है, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है आपकी, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा मैंने अभी हाईलाइटर से बना दी है, चलिए बहुत बढ़िया शिखा। ये है अराकन योमा, पेपर का सवाल है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये अराकन योमा है, अराकन योमा याद रखेंगे, अराकन योमा है। और इसी तरीके एक आगे की तरफ से भी निकलती है पहाड़ी में, देखता हूँ अगर मेरे पास कोई बेहतरीन सा मैप हो तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले ये देख के बताएं कि सुकून मिला या नहीं मिला दिल को। ओहो मजा ही आ गया सर। देखो अब पूरा ट्रैक इसका रखो ऊपर से नीचे तक, आप ऊपर देखें, फिर नीचे आए, फिर बाउंड्री देखें, फिर बाउंड्री देखें लाओस थाईलैंड की बाउंड्री देखें, फिर कैम्बोडिया, फाइनली वो चली जाती है वियतनाम। आगे चलते हैं, कुछ और बात आपके साथ करते हैं। एक नदी आप और देख पा रहे होंगे, जो नदी है इसका नाम इरावडी है, शायद आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये सिर्फ म्यांमार के अंदर ही रुकी हुई है। एक और नदी आप देख रहे होंगे, इसका नाम सालवीन है, बिकॉज ये म्यांमार में ही है मेनली, हल्की सी चाइना से शुरू आप कह सकते हो बट लार्जली म्यांमार में है। और उसके अलावा आपकी हल्की सी टच होते हुए जाती है आपकी किसी थाईलैंड को, और फिर वापसी आ जाती है इधर की तरफ। अराकन योमा पेगु योमा बताता हूँ, उसकी चिंता आप ना करें, बिल्कुल ही बेफिक्र रहें आप, क्योंकि मैं कोई बढ़िया मैप आपके लिए ढूंढ रहा हूँ। मैपिंग बड़ा मुश्किल काम है, और मैप्स भी क्या होते हैं, मतलब कई सारे मैप्स ऐसे हैं जो उठा नहीं सकते, इसी वजह से थोड़ा मैपिंग में दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, चलिए हम इससे काम चला लेंगे या इससे चला लेंगे। चलो, क्या आप यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला इमेजिन कर पा रहे हैं? अगर मैं आपको यहाँ पर एक बना के दिखाऊं तो इस टाइप से, चलिए मैं आपके लिए बना देता हूँ। मान लेते हैं मैं आपको कहता हूँ कि ये कुछ पर्वत है लाइन से, तो क्या हिमालय का एक्सटेंशन नहीं हो गया अप्रोक्सीमेटली? सोचो कि अगर ये म्यांमार होता ही ना तो अपने को लगता अपने ही है हिमालय। ये वाले जो है ये है आपके अराकन योमा, अराकन योमा। इसके अलावा जैसे आपको मैं यहाँ बताता हूँ, ये आपका हो गया अराकन योमा। एक और आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, ये आपका हो गया पेगु योमा, ये है पेगु योमा, पेगु योमा, और ये है आपका अराकन योमा। क्या इतनी बात आप समझ पाए? और ये वाला जो इलाका आपका पड़ता है, ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं थोड़ा सा, एक ये ट्रैप सा जो है, ये आपका कहलाता है शान या शैन पेनिनसुला, सॉरी प्लाट्यू, शैन प्लाट्यू कहलाता है। और यहाँ पर जो पहाड़ियां पड़ती हैं आपकी, समझ पा रहे हैं, पतले से इलाके में, इसे आप बोलते हैं दिलॉक्टन, दिलॉक्टन रेंज। दिलॉक्टन रेंज जो है आपकी नीचे की तरफ पड़ती है, इसके किनारे पे। थोड़ी थोड़ी बात आप समझ पा रहे हैं, अपने को सिर्फ ये देखना होता है बेटा कि कौन से देश में, बस बात खत्म, परेशान नहीं होते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि कहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपने को बस ये समझना, अराकन योमा, पेगु योमा या फिर आपका दिलॉक्टन रेंज जो है, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में है। और इसमें आप समझेंगे ऊपर की तरफ क्या है, शान पेनिनसुला भी आप देख पा रहे हैं। मैं कुछ फोटोज देख लेता हूँ अगर कुछ आई है तो। एक मेरे पास मैप आया है, मैं इसमें देखता हूँ अगर कुछ मिल पाया अपने को, देखिए जरा। अराकन योमा आप देख पा रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और अपना पेग योमा, पेगु योमा भी इसके अंदर है। और तीसरे वाला हो सकता है मुझे ना दिख रहा हो, कि जनरली आप लोगों के पार्ट पे ज्यादा क्लियर दिखता है, बट अपना काम चल जाएगा, अपना काम चल जाएगा। अराकन योमा इधर हो गया, पेगु योमा इधर हो गया, और दिलॉक्टन रेंज जो आपकी नीचे की तरफ हो गई, शान पेनिनसुला भी। चलो बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अभी कहानी को और डिस्कस करना है। ये देखिए रेंजेस जो होते हैं वो कंट्रीज की बाउंड्रीज पे होते हैं जनरली समृद्धि, तो आप कह सकते हैं कि थाईलैंड और म्यांमार की बाउंड्री पे हो सकता है। देखिए यार आप समझिए, ये कैम्बोडिया लिखा है यहाँ पर, लेकिन कैम्बोडिया ये वाला है, ये वाला है कैम्बोडिया। तो ये थाईलैंड और इसकी बाउंड्री हो गई जिसके ऊपर ये पड़ती है। एक्चुअली बाउंड्री ही जैसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर हिमालय बनाते हैं, तो एक्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते हिमालय किधर की तरफ है। हिमालय नेपाल में भी है, हिमालय इंडिया में भी, हिमालय चाइना में भी है, अलग अलग जगह आपको देखने को मिल सकता है। यानी ये जो आप बाउंड्री कह सकते हैं, इस बाउंड्री को आप कह सकते हैं यहाँ आपका दिलॉक्टन रेंज पड़ता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे। कैम्बोडिया इधर है, वो मैप में उन्होंने उस तरफ लिख दिया है, ना जाने क्यों। अब ये तो एक बात हो गई आपसे साउथ एशिया की, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आप सभी को आया है क्या? एटलीस्ट लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो जाने दे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कुछ डिस्कशन में आप सभी के साथ कर लेता हूं, आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज सकते हैं। अनुषा अगर पॉसिबल होगा जरूर डिस्कस करेंगे। मेरी बात ध्यान से आप सुने, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से। इसके बारे में पलक आप थोड़ा सा मुझे समय देंगे, मैं आपके साथ इसका डिस्कशन करीब 2:30 बजे के आसपास करूंगा, तो आप अभी सेशन लगाएं, 2:30 बजे आपकी बात का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो
देखो समझते हैं जरा। सबसे पहली बात जो बोल रहा हूँ उसे बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ और सुनते जाओ, ठीक है। सबसे पहली बात, म्यांमार नेपिडो, थाईलैंड बैंकॉक, इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशिया प्रपोज्ड बोर्नियो, मलेशिया कुआलालंपुर, ब्रूनी बंदर सेरी बेगम, फिलीपींस मनीला, वियतनाम लोकेट करें हनोई, लाओस लोकेट करें वियंटियन, थाईलैंड बैंकॉक, चाइना बीजिंग, कैम्बोडिया प्नोम पेन, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, मलाक्का स्ट्रेट मलेशिया इंडोनेशिया, कोको स्ट्रेट म्यांमार अंडमान, ग्रेट चैनल निकोबार सुमात्रा या फिर इंडिया इंडोनेशिया। इसके बाद साउथ चाइना सी लोकेट करें, 9-लाइन साउथ चाइना सी से जुड़ी है, सेलेब्स सी फिलीपींस मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में है, मेकोंग नदी चाइना से शुरू होगी, लाओस बर्मा का बॉर्डर बनाएगी, लाओस के अंदर से जाएगी, लाओस थाईलैंड का बॉर्डर बनाएगी, कैम्बोडिया में जाएगी, वियतनाम में जाएगी, आपका इंडोनेशिया में नहीं जाएगी, एकमात्र मलेशिया में भी नहीं जाएगी। एकमात्र देश यहाँ का जिससे आपका पास होता है इक्वेटर इज इंडोनेशिया। इसके बाद कुछ और बातें आपके साथ में करना चाहूंगा। मलेशिया एक ऐसा देश है जो कि आपका मेनलैंड एशिया को भी छूता है और नहीं भी छूता। इंडोनेशिया मेनलैंड एशिया को नहीं छूता है, यानी इंडोनेशिया बिना पानी में जाए इंडिया नहीं आ सकता, मलेशिया वाले बिना पानी में जाए इंडिया आ सकते हैं। इसके अलावा अराकन योमा, पेगु योमा और आपका दिलोक्टंग रेंज जो है ये, और शान पेनिनसुला, ये सब हमने पढ़े हैं, म्यांमार से जुड़ी कुछ बातें हैं। एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री लाओस, एकमात्र ऐसा देश जो पूरे तरीके उससे हटा हुआ है आपका इंडोनेशिया। और क्या आप यहां तक सारी बात समझ पाए हैं? ये मेनली जिस्ट है हमारे सेशन का, अगर आप इतना समझ पाए तो लार्जली एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए सब कुछ एक बार रिपीट कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं एक और बढ़िया जगह के बारे में जिसका नाम है यूरोप। इसे यूरोप बोलते हैं, कुछ लोग इसे यूरोप बोलते हैं, इसे कुछ भी बोल सकते हैं। फिलीपींस भी सबसे अलग है, बिल्कुल आप कह सकते हैं। जनरली जो साउथ ईस्ट एशिया उसमें हम इन पांचों को मानते हैं, आप इसे भी अलग कह सकते हैं, इसे भी अलग कह सकते हैं, विदाउट एनी डाउट, दोनों सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ और डिस्कशन आपके साथ करने का समय आ चुका है दोस्तों। अब आपको बनाना होगा फोकस, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब मैं आपके साथ यूरोप का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। यूरोप का डिस्कशन हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, पूरे तरीके आप फोकस बनाएं। अच्छा, एक सजेशन रहेगा कि आप चाहें तो इसके नोट्स अपने हाथ से बना सकते हैं, क्योंकि देखो उसका रीजन ये है कि आप सबको पता है कि मैंने जो आखिरी के 5 मिनट में बोला है उसी पोर्शन पे आप वीडियो को अपने ले जाकर सीधा वहां से उन चीजों को छाप लेना। ऐसा मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ लिखने वाला काम, जिससे कि मैं कंटेंट ज्यादा आपको कवर करा दूं और आप सेकंड टाइम में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप लिख लेंगे। थोड़ा सा देखो मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी। समझते हैं जरा, कुछ इलाके आपको मैं स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे। ये है क्या, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं, वरना मन जो है अचानक घबरा सकता है। क्या आप इस इलाके को इमेजिन कर पा रहे हैं कौन सा इलाका है? यहाँ पर देखो हम खड़े, ये आपका यूरोप है पूरा का पूरा। और यूरोप में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कौन सी चीज क्या है। ये कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि यूरोप कैसा दिखता है। घर में बड़े बड़े मैप लोग लगा लेते हैं और कभी उसे देखते भी नहीं है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो 200-300 रुपए का मैप खरीद के लाएं, बिकॉज उसकी जगह तो गणेश जी की फोटो लगा दे कम से कम, बाकी लोग मत्था तो टेक लेंगे। ना ही कोई और उसे पढ़ता है और ना ही आप उसे पढ़ते हैं, तो कोशिश करें वो सब ना लगाएं। हाथों हाथ चीजों को पढ़ें और पैक करें। स्क्रीन पर आपको काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर दिख रही है। नीचे की तरफ आपका अफ्रीका पड़ता है और ऊपर की तरफ आपको पड़ता है यूरोप। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको पड़ता है मोरक्को, जिससे आया था इब्न बतूता। और आप आजकल जो है कमेंट सेक्शन में नोरा नोरा लिखते हैं, नोरा लिखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं नोरा नहीं है, वो नोरा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप नादान है, तभी तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना तो आप इब्न बतूता बताते। यहाँ पर मोरक्को लिखा है। मोरक्को जो है आपका अफ्रीकन कंट्री है और ऊपर की तरफ जो है आपका यूरोप पड़ता है। जो स्पेन है, ये स्पेन और मोरक्को जो है आपस में छोटे से एरिया से टूटे हुए हैं, यानी बीच में हल्का सा इनका पड़ता है एक स्ट्रेट, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये भी पेपर का आपका सवाल है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ता है बीच में, ये वाला जो इलाका है। इधर मेडिटेरेनियन सी पड़ता है और इधर की तरफ आपका पड़ता है अटलांटिक ओशन। इधर मेडिटेरेनियन सी है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ आपका है अटलांटिक ओशन। ये मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका ब्लैक सी है और इधर पड़ता है आपका अटलांटिक ओशन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, गेटवे टू मेडिटेरेनियन सी या फिर गेटवे टू अटलांटिक ओशन जिब्राल्टर को ही बोला जाता है। अगेन इट डिपेंड्स आप किधर की तरफ से किधर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो आपको स्पेन दिखेगा। स्पेन की कैपिटल जो मैड्रिड है, ध्यान से देखिए। स्पेन में और भी काफी सारे फेमस इलाके हैं, आपने सुना होगा बार्सिलोना बहुत फेमस इलाका है। इसके पड़ोस में पड़ता है पोर्चुगल। पोर्चुगल जो है, इसकी कैपिटल क्या है कोई बता सकता है? पोर्चुगल की कैपिटल एल से स्टार्ट होती है, कैसे वर्क करें? लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल। एंड पोर्चुगल से फेमस पर्सनालिटी जो है वो CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 है। और इसके अलावा स्पेन से जो फेमस पर्सनालिटी है वो आपका कौन है? वो है आपका राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है यहाँ से है। राफेल जहाज जो है हमने यहाँ से नहीं खरीदेंगे, यहाँ से राफेल इंसान यहाँ पर रहता है, वो हमने खरीदे हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे तो फ्रांस है। फ्रांस की कैपिटल जो है वो आपकी पेरिस है, याद रखेंगे। फ्रांस की कैपिटल पेरिस पड़ती है। सबकी कैपिटल्स नहीं बताएंगे, लेकिन मेन आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी जिसके आप चाहे पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको
आपका क्या पड़ता है, इटली। इटली कैपिटल रोम है, आप सबको पता होगा, रोम रोम तेरा नाम है। यानी 2 बार रोम बोलने का मतलब है कि इसके अंदर 2 ऐसी जगह है जिसे हम एन्क्लेव बोल सकते हैं। एक का नाम है आपका सैन मरीनो और दूसरे का नाम है वेटिकन सिटी। ये दोनों पेपर के सवाल बन चुके हैं कि वेटिकन सिटी पूरे तरीके इटली के अंदर है या, और दूसरे नंबर पे आप कहेंगे सैन मरीनो जो है वो भी इटली के अंदर ही है। इसके बाद आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा। ये जो बेल्जियम आपका है, नहीं, मोरक्को तो अफ्रीका में है, यूरोप में नहीं है बेटा। मोरक्को अफ्रीका में, यूरोप में नहीं है। एन्क्लेव वो देश होता है जो कि पूरे तरीके बेटा दूसरे देश से घिरा होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लेते हैं आपने सुना होगा पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो ऐसे ही कोई कहता है कि हमारे देश ने तुम्हारे देश को चारों तरफ से घेर लिया है, एक ही देश ने, तो उसे कहते हैं, अंदर वाला कहेगा ओहो मैं तो एन्क्लेव हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? यानी अगर मैं इसकी बात आपसे करता हूँ तो ये एन्क्लेव नहीं है, क्योंकि इसे अलग अलग लोगों ने घेरा हुआ है। अगर एक सिंगल उसे घेर लेगा, फॉर एग्जाम्पल ये बिंदी है, इसे पूरे तरीके इटली ने खेल लिया है, तो ये एक एन्क्लेव बन जाएगा इसका। बांग्लादेश इज नॉट एन एन्क्लेव बिकॉज बांग्लादेश को चारों तरफ से नहीं घेरा है, नीचे की तरफ से बांग्लादेश खुला हुआ है। अगर नीचे की तरफ का भी कुछ इलाका हम अपने कब्जे में ले लेते हैं तो काम बन जाता है। यहाँ पर एक एन्क्लेव है सैन मरीनो, एक है वेटिकन सिटी और एक साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ती है लेसोथो नाम की एन्क्लेव। ये 3 एन्क्लेव्स मेनली हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलेगा। आपने गाने सुने होंगे पाकि यूके दे फ्लैग वाले कपड़े, अब वो सब गाने आपको नहीं सुनाए जाएंगे क्योंकि वो गाने आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ये इसकी जो कैपिटल लंदन है, इंग्लैंड की कैपिटल भी लंदन रहती है और यूके की कैपिटल भी लंदन ही रहती है। इसके अलावा आपको इधर की तरफ दिख रहा होगा एन्क्लेव, बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग के सेक्शन में लिखवा रखा है 100%, आप एक बार चेक करो, वहां पर आपको पक्का मिलेगा जहां मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जिक्र करा होगा। नहीं मिले आप मुझे बताना, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। फिर भी मैं बोल देता हूँ, अ कंट्री दैट इज सराउंडेड बाय अनदर कंट्री फ्रॉम ऑल साइड्स इज द एन्क्लेव ऑफ दैट कंट्री, या फिर इज एन एन्क्लेव, आप ऐसे समझ सकते हैं। वेटिकन सिटी एंड सन मरीनो, SANMARINO। चलो अब ध्यान से देखिए, क्या आप नीदरलैंड्स देख पा रहे हैं? नीदरलैंड्स वो है आपका जिसकी कैपिटल एम्स्टरडैम है। बेल्जियम जो है इसकी कैपिटल ब्रूसेल्स है। इसके बाद आप शायद यहाँ पर पोलैंड देख पा रहे होंगे, पोलैंड की कैपिटल जो है वॉर्सो है। इसके अलावा आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो नॉर्वे, नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है और फिनलैंड की कैपिटल हेल्सिंकी है। ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कायदे से ये सब आप पहले से जानते होंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको कंट्री कैपिटल करेंसी में काफी बार पढ़ा रखा है। लैंडलॉक्ड कंट्री, एन्क्लेव इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री बट एवरी लैंडलॉक्ड कंट्री इज नॉट एन एन्क्लेव। मतलब अगर एक देश को चारों तरफ से कई देशों ने घेर रखा है तो वो आपका एक लैंडलॉक्ड कंट्री हो गया। लेकिन ऐसी लैंडलॉक्ड कंट्री जिसे एक अकेले देश ने चारों तरफ से घेरा हुआ है तो वो एक आपका एन्क्लेव हो गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे स्वीडन आपको दिख रहा होगा। मुझे स्वीडन की कैपिटल बताना चाहेगा दोस्तों? स्वीडन की कैपिटल आपकी पड़ती है स्टॉकहोम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कुछ पानी में इलाके देख लेते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ आपको नॉर्वे देखने को मिलता है। नॉर्वे के पास आपको एक जगह देखने को मिलती है, सिर्फ नॉर्वेजियन सी बोलते हैं। क्या आप नॉर्वेजियन सी देख पा रहे हैं? ये मैंने आपको स्टैटिक के अधिकतर कोर्सेज में कराया है, आप एक बार प्लीज चेक करें। नॉर्वेजियन सी आपकी नॉर्वे से संबंधित है, याद रखेंगे। क्या आप नॉर्थ सी देख पा रहे हैं? नॉर्थ सी, नॉर्थ सी जो है वो यूके के ऊपर की तरफ है, याद रखेंगे। नॉर्थ सी जो है यूके के ऊपर की तरफ है। कुछ और अभी सीज भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। कुछ और मैप में आपके लिए खोल रहा हूँ इस समय स्क्रीन पे। इस फोटो को देखिए जरा, इस फोटो में और ज्यादा डिटेल है आपके लिए। इस फोटो में आप और सारे पहले आपको पता होगा चेकोस्लोवाकिया एक ही थे, चेक रिपब्लिक आपने सुना होगा, इसे चेकिया बोलते हैं, चेकिया भी आपसे बोल सकते हैं। और ये जो है आपका इसकी कैपिटल प्रेग है, जहाँ पर रॉक स्टार रणबीर कपूर जो है नरगिस फकरी से मिलने गए थे, उसके घर में घुस गए थे, फिर उसने पुलिस बुला ली थी उसके हस्बैंड ने। ये जो आपका है प्रेग की शूटिंग वो दिखाई है। प्रयाग अलग है, प्रयागराज आपको पता है हमारे यूपी के अंदर पड़ता है, ये प्रेग है, ये आपका डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। इटली, ग्रीस आप देख चुके हैं। ग्रीस जो है आपका याद रखेंगे यहीं से जो आपका फिलिप का बेटा जो अलेक्जेंडर है वो यहीं से था, और यही इसे आप मैसेडोनिया मकदूनिया भी आप इसे बोलते थे। इसके बाद हम बात करते हैं इस इलाके की, इसमें भी नॉर्थ सी ही दे रखा है। रुकिए कुछ और मैप भी है मेरे पास। हाँ ये देखें, आपको क्या बे ऑफ बिस्के दिख रहा है? बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के जो है आपका ये पड़ता है स्पेन और फ्रांस के बीच में। इससे रैंडम कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन कौन कहता है एसएससी रैंडम को पसंद नहीं करता। बे ऑफ बिस्के जो है ये आपको पड़ता है फ्रांस और स्पेन के बीच में। अपनी तरफ से पढ़ के जाएं, बाकी जो होगा देखी जाएगी। पासेस और स्ट्रेट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में करा रखे हैं। इसमें आपको ये इलाका दिखाना चाह रहा था। क्या इस इलाके को आप अच्छे से देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? ये येलो लाइंस बेसिकली हाईवेज दिखाता है, नेशनल हाईवेज दिखाता है येलो लाइंस। हमारे देश में भी आप जब मैप देखेंगे तो आपको काफी सारे दिखेंगे। ये यूके है। यूके जो आप देख पा रहे हैं, यूके के अंदर एक इंग्लैंड आता है, एक स्कॉटलैंड आता है, एक आपका वेल्स आता है और एक आपका आता है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 अलग अलग इलाके जो है यूके के अंदर आते हैं। क्या आप इंग्लैंड देख पा रहे हैं? नहीं करा, कोई बात नहीं, करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्टैटिक का कोर्स कहाँ मिलेगा भी आपको बता देता हूँ मैं। आप इंग्लैंड देख पा रहे हैं, आप स्कॉटलैंड देख पा रहे होंगे, आप वेल्स देख पा रहे होंगे और आप नॉर्दर्न आयरलैंड देख पा रहे होंगे। ये चारों इलाके जब आप मिला देते हो तो इसे हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम।
लेकिन जब आप इसमें से नॉर्दर्न आयरलैंड को अलग कर देते हो, यानी जब 3 अकेले-अकेले छोड़ते हो जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आता है, तो आप इसे बोलते हो ब्रिटेन। समझ पाए फ़र्क क्या है ब्रिटेन में, यूके में और इंग्लैंड में? यानी कैपिटल सबकी लंदन ही रहेगी। मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर 4 का ग्रुप मानता हूँ तो वो यूके है, अगर 3 का ग्रुप मानता हूँ नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़ देता हूँ तो वो ब्रिटेन है, और अगर सिर्फ इंग्लैंड को मानता हूँ तो इंग्लैंड है, ठीक है? नहीं एक ही बात है, एक ही बात है। ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड मैंने आपको समझाया, नहीं एक ही बात है। मतलब आम तौर पे तो सिर्फ ब्रिटेन बोलते हैं ना, तो कैपिटल सबकी लंदन ही रहेगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, मैं आपको फिर बताता हूँ, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में सबसे खतरनाक रेसेस में से एक रेस होती है यहाँ पे, इसका नाम है आइल ऑफ मैन। आप देख पा रहे हैं? इसे आइल ऑफ मैन टीटी बोलते हैं, इसका पूरा नाम है आइल ऑफ मैन टीटी। मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक बाइक रेसिंग में से एक होती है, अपनी मोटो जीपी कुछ भी नहीं है इसके आगे। इसका रीजन ये आप सबको, कभी आपने बाइक रेसिंग देखी है? केसी स्टोनर, वैलेंटिनो रॉसी, तो बाइक रेसिंग में क्या होता है, पूरे तरीके सेफ होती है, पूरे तरीके सेफ होती है बाइक रेसिंग। नहीं देखी कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पूरे तरीके सेफ है, क्योंकि आप सबको पता है कि साइड में बहुत सारी मिट्टी पड़ी है। मिट्टी से फायदा ये होता है कि आप गिरोगे तो आप स्लो मोशन में अपने आप स्लो होके शांत हो जाओगे, स्टैटिक हो जाओगे, और उसके बाद भी टायर रखे होते हैं जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद भी पूरा बना होता है जिससे कि आपको खतरा नहीं है। अनलेस अंटिल आपकी किस्मत ही खराब हो तो आप बच जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें कैसे होता है, आप में से कभी कोई भी पहाड़ों पे घूमने गया है? तो बस मान लो पहाड़ों पे बाइक भगानी है, साइड में सच में कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, सच में इंडिया वाला ही पहाड़ आप मान लो। बस फ़र्क ये है कि इनके पहाड़ जो है सीधे हैं, लंबे हैं, यानी अपने टर्न्स अगर बहुत ज़्यादा घूमे हुए, तो इनके टर्न्स ऐसे घूमे, यानी तेज़ भगा सकते हो आप यहाँ पे बाइक। बट लार्जली कुछ नहीं, और हर साल एक ना एक इंसान ज़रूर मरता है इन रेसर्स में से। मतलब अधिकतर साल ऐसे जाते हैं जिसमें 1, 2, 3 की मृत्यु होते है, सीधा पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं और गेम खत्म। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं आप बात, इसी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। एक बार इससे सीपीओ में सवाल बन भी चुका है, आइल ऑफ मैन जो है ये क्या है? या फिर ऐसा सवाल बना है कि ये कौन-सी जगह है जहाँ पर ऐसे रेसिंग करी जाती है? जाते क्यों हैं? देखिए यही आपको समझना होगा कि मतलब जहाँ पर खतरा है, वहीं पर, जहाँ थ्रिल है, वहीं पर सब कुछ है, और पैसा, पैसा भी एक फैक्टर है बिल्कुल, पैसा एक फैक्टर है, और पैसा जो अवॉइड करता है ना, जो कहता है अरे पैसा तो कुछ नहीं है, वो भी बेवकूफ़ है। क्योंकि लेट्स बी प्रैक्टिकल, पैसा ज़रूरी है, जब फैमिली में किसी की तबीयत खराब होगी तो पैसा ही काम आएगा। दुआ अभी तब हॉस्पिटल में ही करी जाती है, दुआ घर बैठ के दुआ नहीं करी जाती। दुआ आप बाहर करते हैं लेकिन अंदर डॉक्टर अपना मीटर चला रहा होता है, तो दोनों काम इक्वली इंपॉर्टेंट है। पुण्य से करें, ईमानदारी से करें, लेकिन कमाएँ। वही शाहरुख खान वाली बात, फर्स्ट बी रिच देन बी अ फिलॉसफर, बिल्कुल सही लाइन उन्होंने बोली है कि फर्स्ट बी रिच देन बी अ फिलॉसफर। आगे चलते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे बताएँ बेटा किस चीज़ की? जरी मैं आपको फिर बताऊँगा। देखो ध्यान से, हाँ, मैं आपको फर्स्ट बी रिच देन बी अ फिलॉसफर, यानी सबसे पहले पैसा कमाएँ, उसके बाद ये सब बातें करें, फ़िल्मी बातें जो हैं कि हाँ भाई ज्ञान दूसरों को तब बाँटे जब आप पहले पैसा कमा के रख लें। अब स्क्रीन पर आपको दिखेगी बाल्टिक सी, क्या बाल्टिक सी देख पा रहे हैं? नहीं, मेरा वीडियो ऑन है। बाल्टिक सी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ी ना बाल्टिक कंट्रीज़ पूछी जाती हैं। अब जनरली हम लोग को लगता है बाल्टिक कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन मेनली 3 बनती हैं आपकी, जिसमें पहली है एस्टोनिया, दूसरी है लातविया, इसे लाटविया नहीं बोलते, लातविया बोलते हैं, बाकी आप जो चाहे बोल सकते हैं, इन लोगों को पता नहीं लग रहा है। लिथुआनिया, ये 3 हमारे देश है जो कि बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको तीनों ध्यान में रखने हैं बिकॉज़ ये बाल्टिक सी से पूरे तरीके कनेक्टेड होते हैं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। एस्टोनिया, यानी एस्टोनिया की जो कैपिटल है वो टैलिन है। टैलिन बोल सकते हैं, इसे टैलिन बोल सकते हैं, जो बोलना है बोले, स्टालिन ना बोले बस। लातविया जो है इसकी कैपिटल रीगा है। मेनली ये 3 देश माने जाते हैं। बाल्कन्स जिसे आप बोलते हो यही है। मेनली लातविया की कैपिटल रीगा है, और लिथुआनिया जो है इसकी कैपिटल विल्नियस है। विल्नियस आप इसकी कैपिटल कह सकते हैं, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं। बाल्टिक कंट्रीज़ आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ट्रेलर में आपने देखा होगा एक इंसान पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरा है, वो स्क्रीन के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नीचे गिरा होगा, और वो गिरते ही जा रहा होगा, गिरते ही जा रहा होगा, गिरते ही जा रहा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए। एस्टोनिया, टैलिन और आपका लातविया, रीगा, लिथुआनिया, विल्नियस, ये आपके सामने। आगे चलते हैं। यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इटली की कैपिटल रोम है और ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको ये पता होगा। इसके साथ-साथ आयरलैंड जो है उसकी कैपिटल डबलिन है। आयरलैंड जो है उसकी कैपिटल डबलिन या डुबलिन आप उसे बोल सकते हैं। चलो, आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। देखो ये जो देश है ना, ये देश बड़े खुश देश माने जाते हैं, और हमें ये नहीं सोचना है कि हम सबसे बढ़िया हैं, हम सबसे बढ़िया, हमें ये समझना है कि हम इम्प्रूव कैसे हो सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो? अगेन टेक इट ओनली फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज़ इसे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लें। आई एम एज़ रिलिजियस एज़ यू आर, सच बता रहा हूँ। बट कीप दिस इन माइंड, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जहाँ पर जितना ज़्यादा रिलिजन जो होता है ना, वो आपकी नॉलेज के ऊपर हावी हो जाता है, उतना ज़्यादा आप कम सोचने लगते हैं और उतना ज़्यादा डिफरेंसेस बनने लगते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो नॉलेज होता है ना, वो ए, बी और सी और डी सबके लिए सेम होता है, सेम। रिलीजन जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, और यहाँ पर प्रॉब्लम आती है क्लैशेस की। और क्लैशेस होते ही, क्योंकि ये कहता है ये करो, जैसे हम लोग कहते हैं मंदिर में चप्पल पहन के मत जाओ, बट कभी आप चर्च गए तो वहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं होता।
समझ पा रहे हैं? तो ये धीरे अब आपको तो लगेगा, आप सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि चप्पल क्यों नहीं पहन के जानी, फिर वो आपको कन्विंस करता है कि क्यों पहन के जानी है। धीरे-धीरे आपको लगता है कि या तो दोस्ती या धर्म, और ऑटोमैटिकली धर्म मोर इम्पोर्टेंट है, दोस्ती खत्म। धीरे-धीरे जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदलती है और चीज़ें बदल जाती हैं। आपको ये समझना होगा कि जितना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए अपना रिलीजन है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए दूसरे का धर्म भी है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएँगे, उतनी जल्दी सब चीज़ें बढ़िया हो जाएँगी। खैर आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ। आइलैंड मैं आपके लिए लोकेट कर देता हूँ, अगर मेरे पास मेरा मैप में पॉसिबल होता है। तो ये रहा देखो, आइलैंड अलग है, नॉर्दर्न आइलैंड अलग है, देखो ये रहा, ये दोनों अलग-अलग है, ठीक है? आगे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हें बड़े ही ध्यान से आप देखना। हाँ, मैंने देखा है सूरज। अब यहाँ पर आप देखोगे बड़ी अलग दुनिया आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आपको यहाँ पर स्पेन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे फ्रांस दिख रहा होगा, और आपको जो मेन कीवर्ड है वो दिख रहा होगा। कोई बता सकता है? ये आपका है ये। पारनीज़ जो आप देख रहे हैं, ये कीवर्ड है, ये पेपर का सवाल बन सकता है। आपको 1 मिनट का ब्रेक दे दूँ मैं, 1-2 मिनट का ब्रेक दे दूँ, हेवी हो गया है ना सेशन, मैं समझ सकता हूँ। थोड़ा-सा ब्रेक दे दूँ, एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। चलो, पूरे 1 मिनट का ब्रेक है, मैं पानी पी लेता हूँ, मैं बैठा ही हूँ आपके सामने। 1 मिनट का ब्रेक है, थोड़ा-सा आपका दिमाग शांत हो जाएगा, फिर मैं कुछ अब बढ़िया बातें आपके साथ करता हूँ। यहीं बैठूँगा, चिंता मत करो, 1 मिनट का पूरा ब्रेक है आपका, मैं भी थोड़ा-सा वाह भाई वाह! बहुत बढ़िया। कबीर, कबीर बढ़िया है, कबीर बढ़िया है। आप ज़रा, बर्थडे आने वाला है, तो आप सब भी ब्लेस करिएगा। फर्स्ट बर्थडे है। आपका बर्थडे आ रहा है 6 अप्रैल को, 6th ऑफ अप्रैल। भाई बिल्कुल, मेरा भी बर्थडे आने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइव जनरली पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज़ जहाँ से मैं आपके सेशन लेता हूँ वहाँ पर मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी मौका लगेगा तो आपको ज़रूर मिलवाएँगे, आप चिंता ना करें। पार्टी हाँ, छोटी-मोटी कर लेंगे यार, इतनी बस कि दाल-रोटी के बाद मीठा खा लें, बस और क्या है। चलो, चलते हैं आगे, कुछ डिस्कशन अब आपके साथ चलाते हैं। ज़िंदगी में कभी भी आपसे कोई पूछे कि आपका घर कैसा है, तो कभी भी अपने घर की बुराई ना करें। ये 1 मिनट का ब्रेक चल रहा है, उसमें मैं आपको कुछ बातें सिखा रहा हूँ, बिकॉज़ वो जो घर आपका है ना, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, वो आपके माँ और बाप और आपके हो सकता है दादा-दादी और हो सकता है आपके भाई-बहन, सबकी मेहनत, पूरा जो उनका बेस्ट है वो आपके सामने हो। तो व्हेन वी से कि हाँ, ठीक ही है, तो बेसिकली हम उन सबकी मेहनत ज़ीरो कर देते हैं, तो नेवर डू दैट। ये हल्का-सा मैं आपको शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, बिकॉज़ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। मैं कुछ मैप्स आपके लिए देख रहा हूँ, आप बस मुझे हल्का-सा थोड़ा-सा टाइम दो, फिर आगे चलते हैं। एक बार कंफर्मेशन देंगे? वॉइस आप सभी को साफ आ रही है? थोड़ा-सा बीच में रुका था मैं, क्योंकि कुछ मैप्स वगैरह मैं देख रहा था आपके लिए। चलते हैं आगे, आपके लिए भी ब्रेक हो गया थोड़ा-सा, अच्छी बात है। चलो, चलते हैं आगे। अब मैं आपसे यूरोप की बात कर रहा था। यूरोप में काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं, जो कि बेसिक लेवल की थी। मैंने आपको वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ दिखा दी हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के कुछ और इलाके दिखा दिए हैं। थोड़ी बहुत चीज़ों का डिस्कशन अब मैं आपके साथ और करने वाला हूँ, इन्हें आप थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे। क्या आपको नॉर्थ सी पता है? बस आप मुझे येस या नो में बता सकते हैं, क्या आपको नॉर्थ सी पता है? क्या आपको बाल्टिक सी पता है? क्या आपको सेल्टिक सी पता है? ये नहीं पता होगा। ये जो इलाका है इसे सेल्टिक सी बोलते हैं, सेल्टिक सी। समझ पाए सेल्टिक सी कहाँ पर है? पक्की बात? चलो, अब डिस्कशन थोड़ा-सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना, कुछ मैप्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ।
भाई टाइम लगता है, देखो मैप वैप खुलते हैं तो मतलब हैव सम पेशेंस, प्लीज हैव सम पेशेंस। देखो ध्यान से समझना, क्या ये देख पा रहे हो एल्प्स? ये एल्प्स पेपर के सवाल है और आप सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि एल्प्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में एल्प्स जो है ना बहुत जगह फैले हुए हैं, जिसमें से मेन जो एल्प्स माने जाते हैं वो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इटली का ऊपर वाला थोड़ा पोर्शन, यहाँ वाले एल्प्स आपके माने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो आपके एल्प्स पड़ते हैं वो आपके स्विट्जरलैंड और उसके बाद ऑस्ट्रिया, ये जितना इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पड़ते हैं। एल्प्स है क्या? ये एल्प्स पहाड़ियां हैं। ये जैसे होता है ना अपने हिमालय है, अपने ये है वो है, इस टाइप के अलग अलग पहाड़ियां हैं जिसके अंदर एक आपका एल्प्स पड़ता है, ALPS एल्प्स। जैसे अपलांचियन है वो अलग है। क्वेश्चन किस तरीके बनता है, एल्प्स माउंटेन कहाँ देखने को मिलते हैं? यूरोप में, एशिया में, या फिर आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सवाल सिर्फ आपका ऐसा बनता है। एल्प्स एक माउंटेन रेंज आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एल्प्स एक माउंटेन रेंज आप कह सकते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए? एल्प्स आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? चलो अब कुछ और डिस्कशन आपके साथ कर लेते हैं। इस इलाके को आप जरा ध्यान से देखें। क्या फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री पे एक आपको पहाड़ी दिख रही है जिसका नाम पायरनीस है? ये आपका ये वाला इलाका हो गया आपका पूरा ये आप हल्का ऊंचा पहाड़ी आप इसे मान लो। और इसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पड़ते हैं कैंटेब्रियन माउंटेन्स, यानी कैंटेब्रियन माउंटेन्स। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए SSC ओरिएंटेड कुछ डेटा बनाता हूँ। कुछ नाम मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, कैंटेब्रियन माउंटेन्स। बहुत ज्यादा अभी ऐसा नहीं करना कि बच्चा जो है पगला जाए। और उसके अलावा पायरेनीस एल्प्स, और ये याद रखेंगे आप। और इसके अलावा तो ये 3 मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। और केसेस आप समझ सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा वैसे पड़ जाएगा इधर की तरफ। ये आपको पड़ेगा यूरोप प्लस सेंट्रल एशिया, इस तरफ आपको पड़ेगा। ये आपका जो है एक काम करते हैं, अभी बहुत हाई लेवल ना जाते हुए पहले ये बताएं यहाँ तक आप पकड़ पाए? रुको मैं थोड़ा स्पेलिंग सही करता हूँ, स्पेलिंग आपकी बिगड़ गई है। ये आपका पड़ता है यूरोपियन और सेंट्रल एशिया वाले इलाके में। इसका मैप अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वो मैप ही मैं इतनी देर से देख रहा था। एक तो मैप मैं आपको आने वाले समय में दिखा दूंगा, मैप्स की चिंता ना करें, मैप्स का काम हो जाएगा आपका। ये देखें जरा, यहाँ पर कुछ मेरे पास है, हाँ इससे बड़ी चलो कुछ तो काम होगा। कैंटेब्रियन माउंटेन्स आप देख पा रहे हैं मैप पे, कैंटेब्रियन माउंटेन्स ये आपका हो गया इसके ठीक ऊपर वाले इलाके में। देखें जरा ध्यान से। अब अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना, इतना डिटेल में नहीं जाना। अपने को जो है बस ये समझना कैंटेब्रियन माउंटेन्स जो है वो कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका यूरोप में, स्पेन के अंदर, और बे ऑफ बिस्के भी आपको इसमें दिख रहा होगा। इसके अलावा सेल्टिक सी आप समझ पा रहे होंगे इस मैप में, भले ही आपको नहीं दिख रही कि सेल्टिक सी आपकी कहाँ पर है। सेल्टिक सी आप समझ पा रहे हैं? अच्छा अब 2 मिनट रुक के मुझे ये और बताओ, क्या ये जो इनिशिएटिव मैं आपके लिए ले रहा हूँ कि एक नई सीरीज टाइप हमने एक तरीके से खत्म होते हुए कोर्स को फिर से हमने उठा दिया है, आर यू टेकिंग दिस पॉजिटिवली? बिकॉज मुझे पता होना चाहिए भाई आप क्या सोच रहे हो। ऐसा ना हो कि मैं इधर मेहनत करते जाऊं, उधर आपको लगे अरे सर कोर्स नहीं खत्म हो रहा। ऐसा मत करना क्योंकि आपका लॉस हो जाएगा। आप ऑलरेडी प्लस पे हो, इसका पूरा फायदा उठाओ। बिकॉज देखो आपने पे कर दिया है और पेमेंट इज लाइक नथिंग। मेन जो पेमेंट है वो टाइम की पेमेंट है। आप टाइम देते जाओ, मैं आपको कंटेंट देते जाऊँ, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ, लंबे समय में बाकी भीड़ से आगे निकल जाओगे और बहुत आगे निकल जाओगे, पॉजिटिव सेंस में मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आप बात समझ पाए हैं तो फिर हम आगे चलते हैं, कुछ और डिस्कशन आपके साथ यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सब चीजें बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। कुछ और नाम मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा हम इसे। कैंटेब्रियन माउंटेन्स जो आपके हैं, ये आपके हैं फ्रांस प्लस इटली, फ्रांस प्लस स्पेन की बाउंड्री कह सकता हूँ, बाउंड्री जिससे आप ऑप्शंस में अच्छे से पहचान पाओ, क्योंकि एक्चुअल में बाउंड्री ही थी वो, ऊपर उसके फ्रांस था। इसके बाद अगर मैं आपसे पायरेनीज की बात करता हूँ, ये भी आपको इसी इलाके में देखने को मिलेगा। डाउट अभी मैं आपके ले लूंगा, आप चिंता ना करें। क्या आप अल्प्स देख पाए थे कहां पर है? एक और पहाड़ियां पड़ती है, इसे पिंडूस माउंटेन बोलते हैं, पिंडूस माउंटेन। ये पिंडूस माउंटेन जो है ना आपके, ये पड़ते हैं ग्रीस में। सर गोली मार लेंगे खुद को? नहीं दोस्त नहीं, ऐसा काम नहीं करना। ये आपका पिंडूस माउंटेन जो है ना ग्रीस में पड़ते हैं, याद रखेंगे। सोचो मेरे दिमाग में तो इतना कुछ है ना, तो आप क्यों नहीं याद कर सकते? आप भी कर सकते हो, जस्ट रिलैक्स। कैंटेब्रियन पायरेनीज आपका, एल्प्स हो गया, पिंडूस हो गया, ये सब हमने थोड़े थोड़े नाम पढ़े हैं। ये जो एल्प्स अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो, डायनरिक एल्प्स इसे हम बोलते हैं, क्योंकि एल्प्स कई सारे हिस्सों में है। तो ये जो एल्प्स मैंने आपको अभी पढ़ा है स्विट्जरलैंड वाले, स्विट्जरलैंड के आसपास वाले, ये आपके डिनारिक या डायनरिक एल्प्स आप इन्हें बोलते हैं। ये कहाँ पर है? ये भी आपका इस बॉर्डर पे ही पड़ता है, फ्रांस और इसके। अभी मैं आपको रुको मैप में दिखा देता हूँ। ये भी इसके बॉर्डर पे, ये देखो ध्यान से आप देखो।
आपके टीचर भूल गया नहीं। मैं आपको देखो बिल्कुल सच वाली बात बताऊं, मतलब जिस फील्ड में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसकी लाइफ में कभी कोचिंग नहीं ली, और मैंने अधिकतर कंटेंट जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ मैक्सिमम वर्ड में बोलूंगा मैंने खुद ही पढ़ा है। मतलब आखिरी समय में पढ़ा हूँगा किससे, तो मैं पढ़ा हूँगा, आप मान के चलो 10वीं 12वीं के आसपास। उस मतलब मैंने जब पेपर भी ये दिया था, तो मतलब कभी ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं से पढ़ा था, ये सब खुद ही करा था जो भी करा था। इसी वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, आप समझ नहीं रहे बात को। अगर मैं एक वेल डिफाइंड पाथ पे चलता तो वही पाथ ही तो मुझे पता होता जो दुनिया को पता है। ये जो उस समय मेहनत करी है उसी वजह से तो यहाँ पे हैं हम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारा डिस्कशन पूरा हो गया है। एक छोटा सा मैं आपका एक टेस्ट ले लेता हूँ, करीब 20 सवालों का। क्या आप तैयार हैं? जितने बने बने, नहीं बने कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। छोटा सा एक टेस्ट आपका ले लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्वेश्चन टैब में आपको बंद कर देता हूँ। पहला सवाल तो यही है, क्वेश्चन टैब बंद हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल। चलो, सबसे पहले नहीं, पोल में नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में होगा। आपको ईमानदारी से एंड में अपना स्कोर बताना होगा। पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि मैकॉन्ग का ओरिजिन कौन सी कंट्री से है, मैकॉन्ग का सोर्स कौन सी कंट्री में है, ये सवाल है। दूसरा, ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एशिया, पेन थोड़ा सा अटक रहा है, न जाने क्यों, कोई बात नहीं। इसका आंसर आपने दिया चाइना, इसका आंसर आप देंगे लाओस। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? भले ये मैपिंग से नहीं जुड़ा, बट मैंने पढ़ाया तो मुझे आंसर चाहिए होगा। कोको स्ट्रेट कौन से दो देशों के बीच में पड़ता है? एशियन का हेडक्वार्टर आपका है जकार्ता में। कोको स्ट्रेट कौन से दो देशों के बीच में पड़ता है? इंडिया एंड म्यांमार। पेन किसी टेक इशू के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आप आवाज सुन के अपना आंसर दे सकते हैं। इसके बाद मेरा सवाल है कि ब्रूनी की कैपिटल क्या है? एक बार लिखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। छठे नंबर पे मेरा सवाल आपसे है कि ये जो आपका पड़ता है पायरेनीज, ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ने वाले माउंटेन है? कॉन्टिनेंट जानना है, जनरली एसएससी कॉन्टिनेंट ही पूछता है। यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं बेटा, हम शॉर्टकट्स पे जीते हैं। कई सारे बच्चों ने पूरा नाम लिखा है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने शॉर्ट में लिखा है ना, यही प्रॉब्लम है। प्लीज अंडरस्टैंड, हम मेहनत से भागेंगे तो हमें नौकरी कैसे मिलेगी? हमें नहीं मिल सकती। मेहनत करो बेटा, मेहनत करो। बंदर शरीफ बेगवान, बिल्कुल सही। पायरेनीज जो आपका है, ये आपका एक कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? आप आंसर देते हैं यूरोप। भाई शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले नंबर पे मेरा सवाल है, ईमानदारी से आप मुझे आंसर देंगे। वो 7 8 9 मेरा सवाल है, मुझे वो 3 देशों के नाम बताएं जिन्हें मैं बाल्टिक सी में देखता हूँ, या बाल्टिक कंट्रीज जिन्हें बोलता हूँ। एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया। आ गया है, नहीं आया है? लिथुएनिया दिख गया भैया मुझे, मैं लिख सकता हूँ लिथुएनिया। एस्टोनिया या एस्टोनिया की कैपिटल बताएं मुझे फटाफट। टैलिन, ये नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। लातविया की कैपिटल बताएं। लातविया रीगा, लातविया रीगा, ऐसे दो दो बार प्रोनाउंस करें। लिथुएनिया की है विल्नियस, बिल्कुल सही। 10वां सवाल मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि मेकोंग नदी किससे पास नहीं होती? ऑप्शन है लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया। इनमें से किससे पास नहीं होती मेकोंग नदी? पेन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बस मैं आपको ये सब डिस्कस करके फ्री कर दूंगा। कुछ टेक इशू बैकग्राउंड में हो रहा होगा, कुछ टेक काम चल रहा होगा। मलेशिया आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल जो मेरा आपसे वो ये है कि वॉर्सो किसकी कैपिटल है? एसएससी के कुछ सवाल बना देते हैं। 12वां सवाल मेरा आपसे है कि सेल्टिक सी कौन से ओशन में पड़ती है? सेल्टिक सी इज अ पार्ट ऑफ कौन सा ओशन? इसका आंसर आपका पोलैंड है, पोलैंड वॉर्सो। आपसे ओशन पूछा गया सेल्टिक सी का, तो आपका आंसर होना चाहिए एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन इसका आंसर होगा। पेन के लिए माफी चाहेंगे, बट मेरे कंट्रोल में नहीं है। 13वें नंबर पे मेरा सवाल है कि ओस्लो किसकी कैपिटल है? 14वें नंबर पे जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल क्या है? इसका आंसर आपका नॉर्वे है, और इसका आंसर आपका हेलसिंकी है। 15वें नंबर पे जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि कौन सा ऐसा एकमात्र कहीं या कुछ भी का इनमें से किससे इक्वेटर पास होता है? 4 ऑप्शन देगा आपको, इसमें कैम्बोडिया देगा, थाईलैंड देगा, मलेशिया देगा, इंडोनेशिया देगा। तो इंडोनेशिया इसका आंसर होगा। 16वें नंबर पे मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि सिंगापुर फिजिकली कौन से देश को टच करता है? सिंगापुर टचेस या शेयर्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर है आपका इसका मलेशिया, मलेशिया को टच करता है। अगले नंबर पे 17वें नंबर पे सवाल है कि मलाक्का स्ट्रेट किसके बीच में से जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मलाक्का स्ट्रेट किसके बीच में से जाता है? मलेशिया एंड इंडोनेशिया। 18वां सवाल जो मेरा है वो ये है कि सीन नदी के किनारे किसकी कैपिटल है? स्पेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, या फिर ऐसा दे देगा। देखो ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसी बहाने पढ़ा रहा हूँ। ये जो फ्रांस है ना, उसकी कैपिटल है पेरिस। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे पड़ता है, तो इसका आंसर आपका होगा फ्रांस। 19वां सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि एक प्लेयर है राफेल नडाल, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? मतलब बहुत फेमस प्लेयर हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन टेनिस। ये स्पेन को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही। प्रेग किसकी कैपिटल है? प्रेग इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग?
चेक रिपब्लिक, चेक किया चेक रिपब्लिक जो ऑप्शन में देखिए। फाइनल सवाल 21वां सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाउ वाज दिस सेशन, क्या कुछ सीखने को मिला आपको? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सीखने को मिला होगा, बिकॉज ये जो सेशन है आप ही के लिए ऐसा डिजाइन करा है, थोड़ा हैवी सेशन होता है, आपके लिए पढ़ना भी हैवी होता है, हमारे लिए पढ़ाना भी थोड़ा हैवी होता है, बिकॉज कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये प्रेशर रहता है बस। तो कोशिश करी है कि मैक्सिमम चीजें मैंने कवर करी है, बट दिस इज नॉट द एंड माय फ्रेंड, अभी हमने चीजों को शुरू करा है। और ये आपका जो साउथ इंडिया के रिवर्स है वो भी मैं आपको अगले सेशन में मौका देख के करा दूंगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि काफी बच्चे लेट आए थे तो शुरू में होने के बाद पता नहीं लग पाई होगी कि हमने उसका डिस्कशन शुरू में थोड़ा सा बात कर ली थी। और आपका मैं डाउट अभी ले लेता हूँ, चिंता ना करें, पहले चिंता ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मजा आया होगा। हिस्ट्री में कुछ आपको मिसलेनियस टॉपिक कराएंगे जिसमें गांधी जी वाला टॉपिक होगा और कुछ और चीजें आपको कराएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को इस क्लास में मजा आया होगा, अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। मैं फटाफट से आपके डाउट्स देख रहा हूँ, आप जब तक थोड़ा आराम करें। 4 बजे आपकी हिस्ट्री है, 6:30 बजे उसके बाद आपकी फिजिक्स स्पेशल है, और रात को आपकी 9 बजे मेंसुरेशन की क्लास है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, एंड गॉड ब्लेस यू। जो जाना चाहे जा सकता है, मैं आपके फटाफट से डाउट्स देख रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, जाएँ लंच करें, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, थोड़ा आराम करिए, फ़ोन को थोड़ा साइड रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उससे अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टैटिक जीके का जो नया बैच आ रहा है वो मैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में लेके आऊँगा आपके लिए, और सजेशन रहेगा आप लोग सीजीएल 19 के लिए जो मैं एक बैच लाया था स्टैटिक का, वो आप लगा सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ कवर कराया, सब कुछ डिटेल में कवर कराया है। सीईटी के सिलेबस का शर्मा अभी पूरे देश में किसी को भी नहीं पता, तो जो भी आपको बताएगा अभी वो गेस वर्क करेगा, और मैं पर्सनली ये काम नहीं करता हूँ, तो अभी हमें वेट ही करना पड़ेगा। मैं सत्या पूरी कोशिश करता हूँ, काफ़ी बच्चे जो हैं करंट अफेयर्स को लेके कह रहे हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ये छुट्टियाँ अब आती हैं, होली की, तो उसमें प्लान करता हूँ, अगर कुछ भी पॉसिबल हो पाता है तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आता हूँ।